Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So we started linear programming problem yesterday or day before yesterday we started introductory part. और कल अपन ने कुछ एक क्वेश्चंस किए इसके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वाले। ये एक्सरसाइज नंबर 12.1 तक का काम अपन ने कल किया। कुछ एक होमवर्क दिए, कुछ एक करवाए, है ना। कुछ एक अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हो। इन शॉर्ट 12.1 में ऐसा कुछ खास है नहीं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट है ना। अब 12.2 में क्या प्रॉब्लम आएगी कि 12.2 में जो 12.1 में हमको सीधे सीधे प्रॉब्लम दे रखी है ना कि इसको मिनिमाइज करो, इसको मैक्सिमाइज करो, ये कंस्ट्रेंट्स हैं, ये कंस्ट्रेंट्स, ये प्रॉब्लम भी हमको बनानी है। जैसा कि मैंने आपको क्या कहा, ये चैप्टर कहाँ से उठ के आया है? ये चैप्टर आया है 10th क्लास की लीनियर इक्वेशंस, 11th क्लास की लीनियर इनइक्वालिटीज। 10th क्लास की लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 और लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 9, इन दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन और उसकी आगे की थोड़ी सी कड़ी है। यही तो है ये इस चैप्टर में, और क्या है? यही तो है ना, बताओ। तो आप याद करो चैप्टर नंबर 3, आप लीनियर इक्वेशन जब 10th में पढ़ते थे तो भी पहले तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देता था, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद फिर अगली कड़ी क्या आती थी कि अब वो लीनियर इक्वेशन भी खुद बनाओ, वर्ड प्रॉब्लम्स। लीनियर इनइक्वालिटीज में भी यही हुआ क्लास 11, तो अब 12th में भी यही होने वाला है। अभी तक तो केवल और केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करी, सॉल्व कैसे करते हैं। अब प्रॉब्लम भी खुद बनाओ पहले खुद के लिए प्रॉब्लम बनाओ, फिर उसको सॉल्व करो। अब तक तो प्रॉब्लम वो बना के दे रहा था, प्रॉब्लम भी खुद के लिए खुद ही बनाओ। समझ गए? ठीक है। किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे यहाँ पे डिस्कस होती है? वैसे तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट फिर भी आपको कुछ एक चीजें हैं जो वर्ड्स हैं जो मतलब टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो पहली प्रॉब्लम जो होती है वो क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स में क्या कहेगा वो? मशीन आवर्स देगा, मोस्ट प्रोबेबली क्या देगा आपको? लेबर आवर्स देगा या मशीन आवर्स देगा कि मशीन ए इस प्रोडक्ट को इतने घंटे तक बनाती है, मशीन बी इस तरीके से बनाती है, हमको मशीन ए के मशीन आवर्स मैक्सिमम इतने ही अवेलेबल है। 5,000 घंटे, 4,000 घंटे, उसके बाद मशीनें बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, जो भी हो जाती है। मशीन बी का हमको इतना ही कि मैंने इस टाइप की प्रॉब्लम्स, और मैक्सिमाइज करो कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने प्रोडक्ट्स बना सकते हो। ठीक है ना? या ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनने के बाद वो बिक जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट क्या होगा। तो ये होते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। मैन्युफैक्चरिंग में दो तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या फिर एक प्रॉब्लम और आ जाती है यहाँ पे जिसको अपन कहते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन। क्या कहते हैं? कॉस्ट को कम करने की प्रॉब्लम भी मैन्युफैक्चरिंग की ही मानी जाएगी, है ना। कॉस्ट मिनिमाइजेशन, जैसे उसको बनाने में जो कॉस्ट आता है, खर्चा आता है, उसको मिनिमाइज करना भी तो एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, नहीं है? ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज होगा। सो कॉस्ट मिनिमाइजेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच विल बी कंसिडर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। डाइट प्रॉब्लम्स कैसी आएंगी बेटा? डाइट प्रॉब्लम्स का मतलब ये होगा कि जैसे दो तरह के फूड है, फूड ए फूड बी, है ना। फूड ए में इतनी मात्रा विटामिन ए की है, इतनी मात्रा विटामिन बी की है, इतनी मात्रा मान लो प्रोटीन्स एंड मिनरल्स की है। और फूड बी में भी इस तरीके से है। अब आपको एक दिन के अंदर या एक महीना कोई भी क्राइटेरिया पकड़ लेगा, इसके अंदर इतना विटामिन तो आपकी बॉडी को चाहिए, इतना मिनरल चाहिए आपकी बॉडी को, इतने प्रोटीन चाहिए, इतने विटामिन बी चाहिए, ये अलग अलग चीजें वो कर देगा, इंग्रेडिएंट्स जो है ना। अब फूड ए से इतना विटामिन मिल गया, फूड बी से इतना विटामिन मिल गया, तो टोटल आपको कम से कम इतनी तो चाहिए ही चाहिए। इस तरीके से कंस्ट्रेंट्स बनेंगे। फिर वो कहेगा कि मेरे पास तो घर में इतना ही विटामिन ए है, मेरे पास तो घर में इतना ही विटामिन बी है, तो वो हो जाएगा आपके कंस्ट्रेंट्स पे काम करेगा। इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स बनेंगी दैट विल बी कंसिडर्ड इन डाइट प्रॉब्लम्स। अच्छा, डाइट प्रॉब्लम्स की एक खास बात है कि इसमें चांसेस होते हैं अनबाउंडेड रीजन बनने के। कुछ बातें हैं जो डायरेक्टली याद करते चलो। अनबाउंडेड तो ये बताए कैसे आपको हेल्प होगी फिर। जैसे आपने एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, एक आपने एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ा, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपने देखा है डाइट, मान लो ऑप्शन आ गया डाइट प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तो अनबाउंडेड रीजन में ऑब्वियसली काम ज्यादा होता है, लेकिन इसमें कंस्ट्रेंट्स आसान बनाता है। दोनों आपके लिए चीजें माइंड में होनी चाहिए। तो अनबाउंडेड रीजन में आपको एक स्टेप और आगे चलना है, वापस से आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का एक इनइक्वालिटी और बनानी है और आगे और सोचना है। तो गलती है ना कि चांसेस ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा कंज्यूमिंग। तो आपको जैसे डायरेक्ट प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन चूज कर लिया, क्योंकि आपको पता है इसमें अनबाउंडेड रीजन मैं से नहीं कह रहा हूं हमेशा बनते हैं, चांसेस ज्यादा हैं बजाय के मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम से बची दूसरी प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। चलते हैं आगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स एक तरीके से है कि सपोज करो मेरे को एक किसी प्रोडक्ट को मेरे को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट समझते हो ना, ट्रक में ओवरलोड लोड करके अपने को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। तो मान लो कि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है और एक ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी इतने उसमें ले जाती है, ट्रांसपोर्ट कंपनी इतने इसमें ले जाती है। इस तरीके से जाएंगे बाय, जैसे सपोज करो दो मोड्स हैं, बाई ट्रेन एंड बाई बस। तो कुछ सामान आप बस बाई बस भेज रहे हो, कुछ सामान आप बाई ट्रेन भेज रहे हो। क्यों? क्योंकि ट्रेन जो है, ट्रेन क्या करती है कि जल्दी तो पहुंचाती है लेकिन खर्चा ज्यादा है उसका। बस जो है लेट पहुंचाती है लेकिन उसमें खर्चा कम है। लेकिन कुछ सामान आपको
ट्रेन से पहुंचाना ही पड़ेगा, खर्चा तो ज्यादा है, लेकिन आपको सामान ट्रेन से पहुंचे क्यों? क्योंकि मान लो कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो बस में टूट सकता है, तो कुछ सामान आपको वहां से पहुंचाना पड़ेगा। या ट्रेन से पहुंचाने में आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है कि जल्दी कस्टमर के पास पहुंच जाता है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा मिलता है। बस से पहुंचाने में आपको कम प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना, इस तरीके के। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में भी सुनो, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दे रहा है तब तो बाउंडेड रीजन। कुल मिला के पता है, मैक्सिमाइजेशन वाले प्रॉब्लम्स में जनरली बाउंडेड, एंड मिनिमाइजेशन वाले प्रॉब्लम्स में मैं जनरली वर्ड लगा रहा हूँ, फिक्स कुछ भी नहीं है, अनबाउंडेड रीजन के चांसेस। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर कॉस्ट को मिनिमाइज करने पे आ जाए वो, तो हो सकता है इधर भी अनबाउंडेड रीजन बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो और कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, चार पांच ही प्रॉब्लम्स है, बस खत्म। शुरू करें, तो अगली एक्सरसाइज में इसी टाइप की प्रॉब्लम्स। ठीक है, और ज्यादा तो पता है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस भरे पड़े। एलोकेट करने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, बांटना। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स इज 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू क्रॉप्स एक्स एंड वाई। 50 एकड़ जमीन है, दो क्रॉप्स अपन बांटना चाहते हैं, एक्स कुछ, जैसे सरसों, अभी समय चल रहा है सरसों का और गेहूं का, है ना। तो मान लो किसी के पास 50 एकड़ है, तो वो क्या कहेगा, यार 30 एकड़ में मैं सरसों कर देता हूँ, 20 एकड़ में मैं गेहूं कर देता हूँ। सरसों की प्राइसेस ज्यादा है, गेहूं की प्राइसेस कम है, प्रॉफिट चांसेस ज्यादा है वहां पे, कम है। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि सरसों के खराब होने के चांसेस भी ज्यादा है, गेहूं के खराब होने के चांसेस, तो एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एलोकेशन प्रॉब्लम। एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है ना, कुछ शेयर इसको देना, कुछ शेयर इसको देना। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज में। मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम, अगर वहां पे कितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 में? 10 क्वेश्चन है ना, तो देखना आप 6 से 7 तो मैन्युफैक्चरिंग के होंगे, 6 से 7 तो भरे पड़े होंगे मैन्युफैक्चरिंग। शुरू करें। तो इसमें से मैं आपको ना एक क्वेश्चन पता है कौन सा कराऊंगा, अनबाउंडेड रीजन का कराऊंगा। कोई डाइट प्रॉब्लम आएगी ना वो करवाऊंगा। ठीक है, बाकी के मैं आपको वो इक्वेशंस बनवा दूं, हो जाएगा काम। ठीक है, चलो। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। Reshma wishes to mix two types of food P and food Q in such a way that vitamin contents of the mixture contains at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. Food P costs rupees 60 per kg. Food Q costs rupees 80 per kg. Find food P contains 3 units of vitamin A and 5 units of vitamin B. Q में क्या है, 4 units of vitamin A है और 2 units of vitamin B है। Determine the minimum cost of the, देखो इसी में मिनिमाइज करवा रहा है, लेकिन पहला क्वेश्चन है तो शायद अनबाउंडेड रीजन में नहीं बने, है ना, करवा तो रहा है, फिर भी देखते हैं। आप एक बार प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो ना, वहां से भी हिंट मिलता है आपको, है ना। अब देखते हैं कैसे मिलता है। ठीक है, तो ये सारा तामझाम जब तक आप एक टेबल नहीं बनाते हो अच्छी सी, तब तक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग। फूड पी एंड फूड क्यू की टेबल बनानी है, राइट। पढ़ते जाते हैं, बनाते जाते हैं। सो लेट्स से यहाँ बना रहा हूं मैं, ये तो है फूड पी और ये है फूड क्यू। देखना ध्यान से एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्निक, कैसे बनाते हैं अपन, है ना। विटामिन कंटेंट, विटामिन ए और विटामिन दो तरह के, देखो दो उधर मिलेंगे, दो उधर मिलेंगे। पहले तो ये पहचानो दो इधर वाली कैटेगरी कौन सी, दो इधर वाली कैटेगरी कौन सी है ना, सबसे पहले पहचानो। या तीन भी मिल सकते हैं, अगर तीन कंस्टेंट बनाता है तो वो, है ना। सो इधर ले लेता हूं मैं विटामिन ए, विटामिन ए, एंड इधर ले लेता हूं उसके नीचे में सेकंड कैटेगरी विटामिन बी। चलो अब पढ़ते हैं। हाँ, यहां से पढ़ो, देखो फूड पी में क्या क्या है। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, तो 3 लगा दूं मैं। फूड पी में विटामिन ए कितना है बेटा, 3 यूनिट्स। ठीक है, और आगे क्या है, 5 यूनिट ऑफ विटामिन बी, तो 5 यहां लगा दूं मैं। एक मिनट रुको। ठीक है, ओके, आ जाओ। अब फूड क्यू में क्या है, 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए ऑफ विटामिन बी, ये सारा सब कुछ समझ में आया? अब देखो ऊपर पढ़ो, आपको इस तरीके से फूड पी और क्यू को मिक्स करना है, मतलब आपको एक फूड बनाना है। एक थैली आप लाया फूड पी की, एक थैली लाया फूड क्यू की। फूड पी की 1 किलोग्राम, पर केजी भी लिखा हुआ है ना, 1 किलो में इतना विटामिन ए है 3 यूनिट्स, और 1 किलो में विटामिन ए फूड क्यू में 4 यूनिट्स, इसमें 5 यूनिट 2 यूनिट्स, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपको मिक्स करके एक सिंगल फूड बनाना है। मान लो किसी बच्चे को खिलाना है, वो दो दो फूड तो खाएगा नहीं, इतना उसका पेट नहीं है। तो हमको क्या करना है, मिक्स करके एक सिंगल फूड बनाना है। सिंगल फूड ऐसे बनाना है ताकि ताकि आपके विटामिन कंटेंट्स में कम से कम 8 यूनिट तो विटामिन ए की जरूरत है उस बेबी को। उसकी बॉडी में कम से कम 8 यूनिट तो विटामिन ए जाना चाहिए,
और 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी जाना चाहिए। तो यानी कि विटामिन ए टोटल कितना जाना चाहिए, 8 यूनिट्स। कितना जाना चाहिए, 8 यूनिट्स। देखो इधर, तो 8 यूनिट जाना चाहिए, तो यानी कि इस ये जो विटामिन ए की टोटल मात्रा है, मैं टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। टोटल जो मात्रा है विटामिन ए की वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 8, एटलीस्ट 8। डन, बोलो समझ आया, ये कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 8। ठीक है, और विटामिन बी की टोटल मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए, 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, तो एटलीस्ट 11। डन, डन, समझ आया। अब आपको क्या पता लगाना है, आपको ये पता लगाना है कि आप फूड पी के कितने यूनिट्स मिलाओ या कितने केजी मिलाओ, 1 केजी की बात हो रही है ना ये, और फूड क्यू की कितने केजी मिलाओ, यही तो आपसे पूछा जा रहा है, कितने यूनिट्स मान लो, यही तो पूछा जा रहा है। तो जो पूछा जाए उसी को एक्स और वाई मान लो। समझ आई बात, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट। अच्छा, पैसे भी दे रखे हैं आपको, पैसे कहाँ दे रखे हैं बताओ, ये रहा। फूड पी की कॉस्ट कितनी है, अच्छा कॉस्ट भी दे रखी है बेटा, तो कॉस्ट भी निकालो फिर। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट भी डाल देता हूँ, एक तीसरा क्राइटेरिया इधर कॉस्ट भी आ गया, इसी को तो मिनिमाइज करना है आपको। सो कॉस्ट क्या है, फूड पी की कॉस्ट कितनी है, 60 केजी, 60 रुपए पर केजी है ना, ₹60, उसकी 80। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, अभी अपन एक्स एंड वाई मानेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको ये टोटल कॉस्ट क्या करनी है, कम से कम करनी है। ठीक है, समझ आया, बोलो। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि फूड पी के अपन ने एक्स यूनिट्स खरीदे हैं, और फूड क्यू के अपन ने क्या खरीदे, वाई यूनिट्स। तो मैं एक लाइन लिखूंगा यहाँ पे, द लेट लेट एक्स केजीज यूनिट्स हमारे किलोग्राम में, अभी एक्स केजीज ऑफ फूड पी एंड वाई केजीज ऑफ, आप चाहो तो लिख भी सकते हो क्योंकि अपन ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, ये बस कंस्टेंट्स बना के छोड़ देंगे। फूड क्यू आर मिक्स्ड, अपन मान लेते हैं कि ये मिक्सचर में फूड हमारा मिक्स हो रहा है। ठीक है, सो अब एक एक चीज पकड़ो। सो देखो, फूड पी के एक्स केजी हैं, तो 3 केजी अगर आप उसमें 1 केजी में 3 यूनिट है, तो एक्स केजी में कितने विटामिन ए हो जाएगा, 3x प्लस प्लस विटामिन ए टोटल कितना मिला उसकी बात कर रहा हूं मैं ना। आपने वाई केजी फूड क्यू खरीदा है, मतलब मिक्स करना चाहा है, और 1 केजी में, ये पर केजी की है ना, पर केजी भी लगा देता हूं मैं, पर केजी पर केजी पर केजी पर केजी, और कॉस्ट भी पर केजी है, सब कुछ पर केजी है यहाँ पे, है ना। तो अगर आपने चार सॉरी अगर आपने वाई किलोग्राम फूड क्यू मिक्स किया है और 1 किलोग्राम में 4 यूनिट विटामिन ए आता है, तो दोनों में मिला के कितना आ गया, 4y आ गया। ठीक है, अब ये टोटल विटामिन ए हो गया, और ये टोटल विटामिन ए कम से कम कितना होना चाहिए, 8। दैट मीन्स एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा होगा तो चलेगा ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ठीक है, 8 या 8 से ज्यादा, बन गया पहला कंस्टेंट। ठीक है, सेकंड आ जाओ। अब विटामिन बी की बात करते हैं, तो विटामिन बी फूड पी में 5 यूनिट है 1 किलोग्राम में, आपने x किलोग्राम खरीदा है तो 5x, प्लस फूड क्यू में जो है 2 यूनिट पर किलोग्राम है, आपने y किलोग्राम खरीदा है तो 2y, और ग्रेटर देन इक्वल टू कम से कम एटलीस्ट कितना आपको चाहिए, 11। ठीक है, तो ये कंस्टेंट हो गए हमारे, पहला कंस्टेंट, दूसरा कंस्टेंट, दिस इज अवर फर्स्ट कंस्टेंट, दिस इज अवर सेकंड कंस्टेंट, और तीसरा और चौथा कंस्टेंट आप जानते ही हो क्या, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि आप कुछ इसका और कुछ इसका मिलाओगे, ज्यादा ज्यादा अब ये हो सकता है मिलाओ ना, 0 किलोग्राम मिला लो फूड पी, या 0 किलोग्राम फूड क्यू मिला लो, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि -1 -2। ठीक है, सो ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स अंडरस्टूड हैं, थर्ड एंड फोर्थ, चार तो कंस्टेंट्स हो गए हमारे। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है बेटा, अगर आपने x किलोग्राम फूड पी खरीदा है, तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी है, 60। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी, और आपको मिनिमाइज करना है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू, बोलो 60x प्लस आपने y किलोग्राम ये खरीदा है, और 1 किलोग्राम की रेट है 80y, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, विच इज टू बी विच इज टू बी व्हाट, मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड, विच इज टू बी मिनिमाइज्ड, विच इज टू बी मिनिमाइज्ड। ऑल सेट, डन। ये काम आपको करना है, अब आगे का ग्राफिकल काम है
जो भी अपन इस क्वेश्चन के लिए स्किप करेंगे, अपन एक ही कर पाएंगे क्योंकि अपने को आज की तारीख में इसको खत्म करना है ना। दिस इज अवर टास्क। चलें सेकंड क्वेश्चन पे। तो आप चाहो तो ये इतना इतना सा काम तो आप लिख भी सकते हो। हम घर के लिए अपना काम क्यों बढ़ा रहे हो, घर जाके इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेना सबकी। हाँ तो ग्राफ कॉपी में अभी लिख लो ना, नहीं लाए क्या, तो बस लिखते जाओ। चलें सेकंड क्वेश्चन पे। हम्म। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम्स ऑफ फ्लोर। एक तरह का जो केक है उसमें कितने फ्लोर का मतलब क्या होता है, आटा, 200। मतलब जो एग्जाम आएगा हमको उसमें ग्राफ मिलेगा, तो हाँ अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आता है तो भी उसकी डिटेल ग्राफ के पीछे लिखो, हाँ, या फिर कॉपी। नहीं ग्राफ के पीछे लिखो ना। हाँ, वैसे जनरली आपके पास जो शीट आएगी ना वो ग्राफ उसमें अटैच होगा, शीट के अंदर ही अटैच होगा, अलग से कोई शीट नहीं मिलेगी। तो उसमें अटैच होगा तो कहीं भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना। ओके। 200 ग्राम्स ऑफ फ्लोर, 25 ग्राम्स ऑफ फेट। एक केक के अंदर 200 किलोग्राम, 200 ग्राम से भी 200 किलोग्राम ज्यादा हो जाएगा, 200 ग्राम तो क्या है, आटा है, और 25 ग्राम फैट है ना। दूसरे तरह का जो केक है उसमें 100 ग्राम आटा है और 50 ग्राम फैट है ना। तो आप बताओ आपको ज्यादा से ज्यादा केक्स बनाने हैं, नंबर, मैक्सिमम नंबर है ना, विच कैन बी मेड फ्रॉम। आपके पास क्वांटिटी क्या है, 5 किलो तो फ्लोर लाए हो आप बाजार से, और 1 किलोग्राम आप फैट लाए हो। ठीक है ना, इतना तो आप बाजार से ले आए। अब इसमें से कुछ इसको दोगे कुछ इसको दोगे, और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स बनाने, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स। दूसरे इंग्रेडिएंट्स के हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है ना, और उसमें कुछ भी डलता हो, चीनी और जो भी डलता हो वो सब है हमारे पास, ऐसे मान लो। ठीक है, इन दो इंग्रेडिएंट्स पे काम करना है अपने को। ठीक है, तो चलो हमारे पास केक ए और केक बी ले लूं मैं इसको, दो तरह के केक हैं तो, केक ए और केक बी, पहले की तरह केक ए केक भी, आपको एक टेबल में उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब दो तरह के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, फ्लोर और फैट। और जिसको आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है, किसको मैक्सिमाइज करना है आपको, नंबर ऑफ केक्स। तो इधर लिख देता हूं नंबर, नंबर उसी को एक्स और वाई मानते हैं अपन हमेशा, है ना। ठीक है, डन। अब आगे की कहानी देखते हैं। देखो, केक ए में 200 ग्राम्स फ्लोर है, और फैट कितना है, 25 ग्राम। और के की संख्या में अभी एक्स मानने वाला हूं, ऊपर लिख दूंगा तो नीचे लिख देता हूं एक्स। ठीक है, केक बी में कितने ग्राम फ्लोर है, चेक करो, 100 ग्राम। और फैट कितना है बोलो, 50 ग्राम। डन। और इसकी संख्या में वाई मानने वाला हूं, अभी बता दूंगा आगे। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल। टोटल, अब आपके पास टोटल कितना ग्राम तो फ्लोर है और कितना ग्राम फैट है, तो क्या कह रहा है, 5 किलोग्राम फ्लोर है। हाँ, तो ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, ज्यादा से ज्यादा है तो, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, एटलीस्ट नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एटमोस्ट। क्या लिखूंगा, एटमोस्ट। हम इतना ही यूज कर सकते हैं, ज्यादा है ज्यादा, इससे ज्यादा है ही नहीं हमारे पास। अब किलो, अब सब कुछ ग्राम्स में, तो उसको भी ग्राम्स में चेंज कर दो, तो 5 किलोग्राम का मतलब 5000 ग्राम। और इधर आ जाओ, एटमोस्ट। एटमोस्ट कितना है, 1 किलोग्राम, मैंने 1000 ग्राम। डन, समझ आया। और ये जो टोटल करूंगा मैं, एक्स प्लस वाई करूंगा, इसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है ना, ये चीज मैक्सिमाइज होगी। चलो, ये तो हो गई टेबल कंप्लीट। अब मैं एजम्पशन ले लेता हूं कि लेट x number of cake A and y number of cake B are produced. Y number of cake B uh, are made. are made. ठीक है, सो कंस्टेंट्स लिखना शुरू करें अब अपन, बोलो कंस्टेंट्स। ठीक है, कंस्टेंट्स ये हैं हमारे पास। सबसे पहला कंस्टेंट है कि देखो, अब केक ए की कितनी संख्या है, एक्स। एक केक में 200 ग्राम है तो एक्स केक्स में 200 एक्स ग्राम्स हो जाएगा, फ्लोर की संख्या। और केक बी मेरे पास वाई की संख्या में है, तो केक बी में 100 ग्राम अगर फ्लोर है तो टोटल फ्लोर कितना हो गया मेरे पास, 100 वाई। अब ये टोटल फ्लोर हो गया मेरे पास केक ए और केक बी के सारे केक्स मिलाकर। ठीक है, और ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, फ्लोर में ज्यादा से ज्यादा बाजार से लाया ही इतना हूं, 5000, इससे ज्यादा लाया ही नहीं। अब थोड़ा शॉर्ट हो रहा है तो आप कर सकते हो, जैसे 00 से 00 कट रहा है, सो इट इज लाइक 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। डन, दिस इज अवर कंस्टेंट नंबर 1। कोई डाउट। कंस्टेंट नंबर 2 की बात करते हैं, आ जाओ। फैट मेरे पास 25 ग्राम है केक ए में, तो केक ए टोटल कितने, एक्स। तो टोटल फेट कितना हो गया, केक ए की संख्या की बात करें तो 25x। और केक बी में 50 ग्राम एक केक में, है ना, इसको मैं लिख देता हूं, ये पर केक की बात हो रही है, पर केक।
एक केक की बात हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो एक केक में मेरे पास 50 ग्राम अगर फैट है और मैं वाई केक्स लाया हूं तो टोटल फैट कितना हो गया 50 वाई, और टोटल फैट में बाजार से कितना लाया हूं 1000, तो ये 1000 से क्रॉस नहीं कर सकता। चलो 25 से काट दूं, सो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 25 से काटूंगा तो 40, सो ये कंस्टेंट नंबर 2 डन। और तीसरा चौथा तो अंडरस्टूड होता है ना, ऑल्सो तीसरा चौथा क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन। आप जो केक्स बनाओगे आप ऐसा तो कहोगे नहीं कि -3 केक बनाए या -4 केक बनाए, या ज्यादा बनाओ मत, 0 0। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहां लिख देता हूं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपको ज्यादा से ज्यादा केक बनाना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है बेटा। तो आप अगर x नंबर ऑफ केक्स a बनाते हो और y नंबर ऑफ केक्स b बनाते हो तो टोटल केक्स कितने बनाए आपने, x प्लस वाई, सो z इक्वल टू x प्लस z इक्वल टू x प्लस वाई। This is our objective function which is to be maximized, which is to be maximized. Done. Problem converted into mathematical problem. चलें थर्ड क्वेश्चन पे। चलें क्वेश्चन 3 कर दूं डिलीट। ए फैक्ट्री, आ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। एक फैक्ट्री दो तरह के, मान लो कोई स्पोर्ट्स कंपनी है, दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो टेनिस के रैकेट्स बनाती है, क्रिकेट के बैट्स बनाती है। एक टेनिस रैकेट में 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम चाहिए, मशीन में कितने घंटे तक प्रोसेस होता है वो 1.5 घंटे तक, है ना। और क्राफ्टमैन टाइम, क्राफ्टमैन यानी कि उसको प्रोसेस होने के बाद फिर क्राफ्टिंग करते हो ना, कुछ फिनिशिंग या वो सारा काम, क्राफ्टमैन मतलब हाथ की कारीगरी होती है क्राफ्टमैन होना, है ना, उसपे कुछ स्टिकर लगा रहे हैं क्या, तो 3 घंटे उसमें स्टिकर वगैरह लगाने क्राफ्टमैन के टाइम में चाहिए एक टेनिस रैकेट को। और क्रिकेट बैट में क्या है, 3 घंटे मशीन टाइम है और 1 घंटा क्राफ्टमैन टाइम, ठीक है, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन है। एक दिन के अंदर द फैक्ट्री हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम। एक मशीन टाइम की अवेलेबिलिटी कितनी है, 42 घंटे, इससे ज्यादा मशीन टाइम अवेलेबल नहीं है। और क्राफ्टमैन टाइम की अवेलेबिलिटी कितनी है, 24 घंटे। अब देखो इसमें इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाना कि सर एक दिन में 42 घंटे कहां से आए। ये है मशीन टाइम। मशीन टाइम का मतलब क्या होता है कि कोई चीज मशीन में कितनी घंटे तक प्रोसेस हो रही है। सपोज करो एक बैट है, एक मशीन में 2 घंटे तक प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरी एक और मशीन है उसमें वो 1 घंटे तक प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस बैट का टोटल मशीन टाइम कितना हुआ, 3 घंटे। समझ गए, तो आपके पास टोटल मशीन आवर्स कितने हो गए, देखो मशीन ए में 24 घंटे और मशीन बी में भी 24 घंटे, तो टोटल आवर्स आपके पास 48 घंटे हो गए ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि एक दिन में 48 घंटे हैं, ठीक है ना। मशीन आवर्स का मतलब वो चीज जो है मशीन में कितनी देर तक प्रोड्यूस होती है। आपके पास 10 मशीनें हो सकती हैं तो 240 घंटे हो गए, तो आपने 3 घंटे इसमें डाला, 1 घंटे इसमें डाला, 2 घंटे इसमें डाला, तो इसको कहते हैं मशीन आवर्स, ठीक है ना। सो आपके पास टोटल 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम है। हो सकता है आपके पास मशीन एक से ज्यादा हो, ये 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये मशीन 8 घंटे चल सकती है, एक मशीन 6 घंटे चल सकती है, मशीन 15 घंटे चल सकती है, ऐसे करके टोटल मशीन आवर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है एक घंटे में, एक दिन में आपके पास 42। और क्राफ्टमैन मतलब, क्राफ्टमैन का मतलब है हाथ की कारीगरी वाले कितने घंटे, 24 घंटे। अब इसका मतलब थोड़ा नहीं कि 24 घंटे तक एक आदमी काम कर रहा है, आपके पास आदमी भी तो ज्यादा हो सकते हैं। 8 घंटे आपने एक को लगाया, 8 घंटे 3 आदमी आपके पास 8 8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं, तो टोटल 24 घंटे की आपके पास क्राफ्टमैन टाइम की अवेलेबिलिटी है। समझ आया। सो अब आपको फिर कुछ चीजें निकालनी है। व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री हैज इज टू यूज एट फुल कैपेसिटी, कि आपको पूरी की पूरी कैपेसिटी यूज करनी है, जो 42 के 42 घंटे आपको मशीन टाइम के भी यूज करने हैं और 24 घंटे आपको क्राफ्टमैन टाइम के भी यूज करने हैं, तो कितने आप रैकेट्स और बैट्स बनाओ, टोटल के टोटल आपको यूज करने हैं ना। एक भी घंटा आपको मशीन टाइम का नहीं खर्च वेस्ट करना और एक भी आपको उसका भी नहीं वेस्ट करना। और फिर प्रॉफिट की बात करता है, एक रैकेट पे 20 रुपए का प्रॉफिट, एक क्रिकेट बैट पे 10 रुपए का प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको बताना है, यानी कि आपको टोटल मैक्सिमाइज करना है दोनों चीजों के अंदर, है ना। ठीक है, शुरू करें। ओके, सो दो तरह के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो गए, टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स, राइट। शुरू कर दो, यहीं से शुरू कर दो, ऊपर से आपकी बात, टेनिस रैकेट, या शॉर्ट में मैं रैकेट्स लिख देता हूँ, रैकेट्स एंड बैट्स, राइट। और दो तरह के जो प्रोसेसिंग होती है, किस किस में होती है इनकी प्रोसेसिंग बताओ, एक तो होती है मशीन में
मशीन आवर्स, और एक मशीन आवर्स और एक क्राफ्टमैन टाइम, टाइम। क्राफ्टमैन्स टाइम, क्राफ्टमैन्स आवर्स लिख दो यार। डन। और उसके बाद फिर प्रॉफिट भी दे रखा है नीचे, है ना। ठीक है, नंबर में मान लूंगा एक्स एंड वाई, तो मैं नंबर 4 कॉलम बना देता हूँ, एक तो नंबर और फिर नंबर के हिसाब से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो एक रैकेट जो है, बताओ मुझे जरा, एक रैकेट जो है मशीन में कितने घंटे तक प्रोसेस होता है, 1.5। ठीक है, इतना आर चाहिए पर रैकेट, पर यूनिट मान लो या पर नंबर मान लो, पर यूनिट लिख लो, एक यूनिट में इतना चाहिए, है ना। और क्राफ्टमैन टाइम कितना चाहिए, 53 आवर्स, 3 आवर्स पर यूनिट। और इसको भी मैं एक्स मानने वाला हूँ। और प्रॉफिट कितना है वो भी देख लो, नीचे लिखा हुआ है 20 रुपए है रैकेट पे, है ना, ₹20 पर यूनिट। ये तो रैकेट का सारा काम जाम होगा। बैट पे आ जाओ, बैट को मशीन आवर्स कितने चाहिए, 3 घंटे, है ना, 3 पर यूनिट। और वो कितना चाहिए, 24 आवर। बेटा क्या पढ़ रहे हो, नींद आ रही है आपको। सर पीछे वाला लिखा था 24 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन टाइम। एक बैट को क्राफ्टमैन टाइम कितना चाहिए, टोटल नहीं पूछ रहा हूं, यहां से पढ़ो। while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman time, 1 पर यूनिट। और इसको भी मैं वाई मानने वाला हूं। और एक बैट पे प्रॉफिट कितना है, 10, ₹10 पर यूनिट। अब आ जाओ टोटल, टोटल मेरे पास मशीन आवर्स कितने हैं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। देखो मशीन आवर्स कितने हैं टोटल बोलो, नीचे लिखा हुआ है ना, 42 आवर्स, नॉट मोर देन, मतलब इससे ज्यादा नहीं है, एटमोस्ट हो गया ये, एटमोस्ट, 42 आवर्स। 42 आवर्स। ठीक है, और वो कितना है, चॉइस, एटमोस्ट 24 आवर्स। डन। ठीक है ना, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, दोनों को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन क्या मान लेंगे कि एक्स नंबर ऑफ रैकेट्स प्रोड्यूस करो और वाई नंबर ऑफ बैट्स प्रोड्यूस करो। तो लेट एक्स नंबर ऑफ टेनिस रैकेट्स लिखो एंड वाई नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स आर प्रोड्यूस्ड। सो कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं। ठीक है, कंस्टेंट्स देखो, एक रैकेट में 1.5 घंटा चाहिए, ठीक है, मशीन आर का, और एक बैट में 3 घंटे चाहिए। तो टोटल मशीन आर की बात करें तो टोटल मशीन आर, एक आपने एक्स नंबर ऑफ रैकेट्स प्रोड्यूस किए तो 1.5x तो रैकेट ले गया और 3y आपका मशीन आर्स बैट रह गया। और ये ज्यादा से ज्यादा 42 क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये हो गया आपका कंस्टेंट नंबर 1 मशीन आर के हिसाब से। फिर आ जाओ आप नीचे, आपने 3 घंटे, है ना, 3 घंटे जो है एक यूनिट में रैकेट में लगाए 3x, और एक यूनिट जो है 1 घंटा मतलब जो है बैट में लगाया, है ना, एक बैट के लिए, सो वाई। ठीक है, तो टोटल क्राफ्टमैन आवर्स कितने लगे अपने पास, 24। ठीक है, ये हो गया कंस्टेंट नंबर 2। और तीसरा और चौथा फिक्स है इसी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भाई। ये ज्यादा ज्यादा बैट और रैकेट बनाएंगे ही नहीं, बट नेगेटिव में नहीं बना सकते, है ना, 3। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। पूरी की पूरी कैपेसिटी यूज करनी है, 24 के 24 घंटे उसके चूस लेने, 42 के 42 घंटे चूस लेने हैं। तो कितने बैट्स और वो होने चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा बैट बनाओगे तभी चूसने में आएंगे, समझ रहे हो। मैंने कम बैट बनाए हैं तो 42 घंटे में से कुछ घंटे मशीन आवर्स के रह जाएंगे, या कम रैकेट्स बनाए तो मेरे 24 घंटे में से कुछ क्राफ्टमैन टाइम। तो आपको एक्स प्लस वाई को मैक्सिमम करना है, समझ गए, ज्यादा से ज्यादा बैट बनाने हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको वो टेनिस रैकेट्स बनाने हैं। ये जब ज्यादा से ज्यादा आप बनाओगे, यानी दो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से अलग है और क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से अलग है ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
ऑब्जेक्टिव फंक्शंस लिख देता हूँ, दो है आपकी बार। क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से z हो जाएगा मेरा x प्लस वाई, उसको मैक्सिमाइज करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि आपको फैक्ट्री को पूरा का पूरा यूज करना है, चूसना है उसको पूरा, दैट मीन्स आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करोगे तभी तो वो पूरी की पूरी यूटिलाइज होगी। ठीक है, सो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से। एंड सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट की बात करूं तो 20 रुपया प्रॉफिट है एक बैट पे, आपने क्या बनाया है, एक्स नंबर ऑफ बैट्स बनाया है, तो 20x हो जाएगा। और प्लस एक बैट पे 10 रुपए का प्रॉफिट है और आपने वाई बैट्स बनाए हैं तो 10y। तो ये दोनों मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैं, दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। इनको दोनों को आपको क्या करना है, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। डन। दो क्वेश्चन है, मतलब एक में भी दो हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। पता है क्यों? क्योंकि कंस्टेंट्स तो सेम है और बाउंडेड रीजन बनेगा 100%, में कह रहा हूँ। ठीक है, इस वाले साइन में हमेशा लगभग लगभग बाउंडेड रीजन, मतलब एटमोस्ट वाले साइन में एटलीस्ट में ही चांसेस होते हैं कि उधर की साइड अनबाउंडेड रीजन बने। भाई ये भी फिर प्रोबेबिलिटी है ना, फिक्स नहीं है। तो इसमें बाउंडेड रीजन बनेगा, तो आपको क्या करना है, जेड को चेक करना है बस दो जगह। एक बार एक्स प्लस वाई के हिसाब से चेक करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, और एक बार 20x प्लस 10y के साथ चेक करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। ठीक है, और करीब करीब सेम ही निकलेगी। सेम का मतलब है कि x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू जिस कॉर्नर पॉइंट पे निकलेगी ना, 20x प्लस 10y की मैक्सिमम वैल्यू भी उसी कॉर्नर पॉइंट पे निकलेगी, अलग अलग नहीं निकलेगी। ठीक है, अब आप ये घर पे निकले। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अगेन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। अब दो तीन लगातार मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम ही है। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स। एक मैन्युफैक्चरर दो तरह के प्रोडक्ट्स में डील करता है, नट्स बनाता है, नट्स एंड बोल्ट समझते हो क्या होता है? ठीक है, इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स। 3 घंटे मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ बॉल्स, है ना। नट्स का एक पैकेट बनाने के लिए मशीन ए में इतने घंटे, मशीन बी में इतने घंटे, और बोल्ट्स का एक पैकेज बनाने के लिए मशीन ए में इतने घंटे, मशीन बी में इतने घंटे। समझ गई? अब प्रॉफिट क्या है, एक नट्स के पैकेज पे इतना प्रॉफिट, एक बोल्ट के पैकेज पे इतना प्रॉफिट। प्रॉफिट दे दिया, आपको कितने पैकेज बनाने हैं दोनों के ताकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट निकले। और आपको कैपेसिटी क्या दे रखी है, इफ ही ऑपरेट्स इस मशीन फॉर एट द मोस्ट 12 आवर्स ए डे, दोनों मशीन को वो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे तक चला सकता है। चलो, तो दो तरह के प्रोडक्ट्स बताओ कौन कौन से हुए, नट्स एंड बोल्ट्स। नट्स, बोल्ट्स, टोटल। डन। ठीक है, और मशीन ए, मशीन बी, देन व्हाट, देन आप नंबर मान लोगे, नंबर ऑफ पैकेजेस अभी आप मान लोगे, एक्स एंड वाई, नंबर ऑफ पैकेजेस। देखो लैंग्वेज उसकी यूज करो, अगर वो कह रहा है नंबर ऑफ किलोग्राम्स, नंबर ऑफ पैकेजेस, और लास्ट में फिर प्रॉफिट, पर पैकेज कितना प्रॉफिट। चलो जी बताते जाओ आप इसकी डेटा जो भी है। नट्स को, एक पैकेज ऑफ नट्स को मशीन ए में 1 घंटा लगता है, और बी में 3 घंटे। ठीक है ना, 1 hour पर पैकेज, शॉर्ट में मैं पी के लिख देता हूँ, पर पैकेट, है ना। और मशीन बी में कितना लगता है, पहले नट्स की बात करो पूरी, है ना। इट टेक्स 1 hour ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑन मशीन बी, है ना, 3 hours पर पैकेट। ठीक है, नंबर ऑफ पैकेट्स अभी आप एक्स मानने वाले हो, और प्रॉफिट कितना दे रखा है नीचे, एक पैकेट पे नट्स में कितना प्रॉफिट है, ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 17.50 पर, तो ₹17.5 पर पैकेट उसको प्रॉफिट है। ठीक है ना, एक कैटेगरी खत्म करो। अब आप बोल्ट्स पे, जो बोल्ट्स को इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन है, और 1 hour on machine 3 hours पर पैकेट ऑन मशीन है, और 1 hour 1 hour पर पैकेट ऑन मशीन बी। और अभी आप वाई पैकेट्स बनाने वाले हो उसके, और प्रॉफिट कितना है, 7। ₹7 पर पैकेट। ठीक है, टोटल की बात करते हैं, तो मशीन ए की एंड मशीन बी की टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 12-12 घंटे। ठीक है, तो एटमोस्ट 12, ये भी एटमोस्ट 12। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, इस चीज को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, डन। चलो क्या लिखूंगा मैं, assumptions, लेट x number of packages, x number of packages of nuts
and y number of packages of bolts are produced. ये हो गया assumption. लिख लिया यहां तक? यहां तक लिख लिया? आर प्रोड्यूस्ड है ना. एक्स नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ नट्स एंड वाई नंबर. नींद आ रही है आपको? जाओ मुंह धो के उठो, स्टैंड अप. तो फिर लिखो कि बैठे क्यों. एक्स नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ नट्स एंड वाई नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ बोल्स आर प्रोड्यूस्ड. इसलिए तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ताकि नींद ना आए, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें अच्छे अच्छों को नींद आ जाती है. पढ़ाने वाले टीचरों को नींद आ जाती है तो स्टूडेंट क्या चीज है. सीरियसली आ जाओ. अब कंस्टेंट्स की बात करते हैं. कंस्टेंट्स की बात करते हैं. तो आपको एक पैकेट में नट्स की मशीन ए की 1 घंटे की रिक्वायरमेंट है. आपने एक्स नंबर ऑफ पैकेट्स बनाए तो एक्स आवर्स आपके मशीन ए के नट्स ले गया, प्लस 1 घंटे में आप एक पैकेट में 3 घंटे बोल्ट्स लेता है और आपने वाई नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ बोल्ट्स बनाए हैं तो 3y आवर्स आपके बोल्ट्स ले गया. और टोटल मशीन ए की कैपेसिटी है, आप 12 घंटे से ज्यादा चला ही नहीं सकते. ठीक है, बन गया कंस्टेंट नंबर 1. सेकेंड आ जाओ. वही सेम टू सेम मशीन बी जो है 3 घंटे लेती है एक पैकेट पे. आपके पास एक्स नंबर ऑफ पैकेट्स हैं 3x, और 1 घंटा पर पैकेट लेती है बोल्ट्स, और आपके पास वाई नंबर ऑफ पैकेट्स हैं तो वाई आर सी ले जाएगा. और ये भी आप 12 घंटे से ज्यादा नहीं चला सकते. दोनों के दोनों आप 12 घंटे से ज्यादा नहीं चला सकते. ठीक है, कंस्टेंट नंबर 1, कंस्टेंट नंबर 2. एंड ऑब्वियसली आप नेगेटिव में पैकेट्स नहीं बना सकते, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स ये हो गए आपके 3 एंड 4. 4 कंस्टेंट्स हो गए. ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बनाते हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ये कह रहा है वो. सो जेड, जेड और प्रॉफिट कितना है. एक पैकेट पे 17.5 आपने एक्स नंबर ऑफ पैकेट्स बनाए हैं. सो जेड इक्वल टू 17.5 टाइम्स एक्स, प्लस 7 रुपए पैकेट पे आपको बोल्ट पे बचता है. आपने वाई नंबर, वाई पैकेट्स ऑफ बोल्ट्स बनाए हैं, सो 7y इसमें से बच जाएगा. ये टोटल प्रॉफिट हो गया आपका, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड. ये हो गया सेट इसका मामला, जिस टू बी मैक्सिमाइज्ड. बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नोट क्वेश्चन नंबर 5. अगेन फैक्ट्री. फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स, उसके बाद भी फैक्ट्री है कि देखो, ये भी फैक्ट्री है, फिर फैक्ट्री है. तो चलो चलो, तो अब फटाफट खत्म करो. देखो, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज. वही एक स्क्रू ए, स्क्रू बी. अच्छा, इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर किसी का भी आंसर मिसमैच आता है, अगर आप आज नहीं कर पाओ कल कर पाओ, कल तक तो खत्म करना ही है इनके सबके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है ना, तो फिर कोई भी डाउट हो तो आप पूछेगा उनसे, है ना. ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 मशीन. ऑटोमेटिक मशीन, हैंड ऑपरेटेड. वही मशीन आर्स और क्राफ्टमैन टाइप. पूछने का तरीका अलग अलग है ना. 4 मिनट ऑटोमेटिक पे लगते हैं, 6 मिनट हैंड वाली मशीन पे लगते हैं. स्क्रू बनाने में 6 मिनट ऑटोमेटिक पे लगते हैं, 3 मिनट हैंड ऑपरेटेड पे लगते हैं. स्क्रू बी बनाने के लिए हर एक मशीन 4 घंटे से ज्यादा अवेलेबल नहीं है. ये हमारा लास्ट है. एक ब्रैकेट स्क्रू ए 7 रुपए प्रॉफिट देता है, स्क्रू बी का 10 रुपए प्रॉफिट देता है. अपन मान लें कि जितने अपन बनाएंगे सब बिक जाएंगे. सारी इधर उधर की बातें. मेन मुद्दे की बात यह है कि कितने पैकेट्स आप ईच टाइप बनाओ ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और फिर मैक्सिमम प्रॉफिट भी बताना है. अब इसने आपको लगेगा अलग दिया है, कुछ अलग क्या दिया, हम तो वैसे भी बताते हैं कि कॉर्नर पॉइंट पे अपन ये भी तो बताएंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या आई. तो वो पूछे ना पूछे, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने प्रॉफिट उसने पूछा नहीं, तो हम बताएंगे कि इतने पैकेट्स तो आप नट्स के बनाओ, इतने पैकेट्स आप बोल्ट्स के बनाओ, उससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इतना होगा. मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, जेड की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो आप बताएंगे, वो पूछे या ना पूछे. ठीक है, डन. चलो जी, तो अब की बार अपने पास स्क्रू ए, स्क्रू बी इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं. और इधर कैटेगरी क्या बनेगी, ऑटोमेटिक मशीन और हैंड ऑपरेटेड मशीन. शुरू हो जाओ. स्क्रू ए, स्क्रू बी, स्क्रू ए, स्क्रू बी.
इधर कैटेगरी क्या बनेगी, ऑटोमेटिक मशीन और हैंड ऑपरेटेड मशीन, हैंड शॉर्ट में लिख देता हूँ ऑपरेटेड मशीन। ठीक है, उसके बाद फिर उसने क्या माना है कि वही पैकेट, तो नंबर ऑफ पैकेजेस, और उसके बाद फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट पर पैकेज। आ जाओ, और यहाँ पे टोटल लगाई देंगे हम, यहाँ पे टोटल लगाई देंगे, शुरू हो जाओ। देखो, स्क्रू ए को ऑटोमेटिक मशीन में कितने घंटे चाहिए भाई, मतलब मिनट की बात हो रही है आपकी, 12 ना, कितने मिनट चाहिए, 4 मिनट, 4 मिनट पर पैकेट, उसके एक पैकेट को, ईच टाइप ऑफ स्क्रू, है ना। ठीक है, आ जाओ इधर, आ जाओ, फिर आ जाओ। ठीक है, स्क्रू ए को हैंड ऑपरेटेड मशीन में कितने मिनट चाहिए, 6 मिनट, 6 मिनट चाहिए पर पैकेट, या पर यूनिट लिख लो, जैसे भी लिख लो। नंबर ऑफ पैकेजेस अपन अभी एक्स नंबर ऑफ पैकेजेस मान लेंगे, प्रॉफिट कितना है, रुपीज, स्क्रू ए पे कितना प्रॉफिट है, ₹7 पर पैकेट। डन, आ जाओ स्क्रू बी पे आ जाओ। स्क्रू बी 6 मिनट, तो इधर 4 मिनट नहीं, सॉरी, 6 मिनट ऑटोमेटिक पे और 3 मिनट उस पे, तो 6 मिनट पर पैकेट और 3 मिनट्स पर पैकेट। वाई नंबर ऑफ पैकेट्स अपन बना देंगे, ₹10 पर पैकेट। अच्छा, हर एक मशीन 4 घंटे से ज्यादा अवेलेबल ही नहीं, और ये मिनट्स हैं सारे, याद रखना। तो एटमोस्ट, एटमोस्ट 4 घंटे, 4 घंटे, हाँ 4 घंटे में कितने मिनट हुए, 240, एटमोस्ट 240 मिनट्स हो गए, और यहाँ पे भी एटमोस्ट 240 मिनट्स हो गए। और एटमोस्ट ही चाहिए होता है अपने को, एटलीस्ट में तो पंगा होता है लगभग लगभग। ठीक है, डन, कन्वर्टेड। नाउ व्हाट, नाउ बनाओ कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा। ठीक है, आ जाओ कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक मशीन हमारे पास 240 मिनट ही चलती है, और स्क्रू ए 4 मिनट ले जाती है एक पैकेट का, आपने एक्स नंबर ऑफ पैकेट्स लगाए तो स्क्रू ए 4x मिनट्स तो यही ले गई। सिमिलरली 6 मिनट पर पैकेज आपको स्क्रू बी में लगते हैं, और वाई नंबर ऑफ पैकेट्स आप स्क्रू बी बना रहे हैं, सो 6y मिनट्स ये ले गई, और ज्यादा से ज्यादा आप 240 से ज्यादा मिनट से ज्यादा चला नहीं सकते, इसको 2 से काट के छोटा कर दो। So 2x plus 3y less than equal to 120. This is our constant number 1. Done. Constant number 2 की बात करते हैं। So 6 मिनट पर पैकेट और x नंबर ऑफ पैकेट्स, तो 6x आवर्स तो यही ले गई हैंड ऑपरेटेड मशीन का, और 3 मिनट पर पैकेट और y नंबर ऑफ पैकेट्स, तो 3y आवर्स स्क्रू भी ले गया हैंड ऑपरेटेड मशीन का, और हैंड ऑपरेटेड मशीन भी 240 मिनट से ज्यादा कहाँ चल सकती है, नहीं चल सकती। इसको भी किससे काटूं, 3 से काट दो उसको 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, लेस देन इक्वल टू 3 8 जा 24, 80। सो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80। ठीक है, एंड उसके बाद आ जाओ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गए आपके कंस्टेंट नंबर 3 एंड 4। ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे बात करते हैं। सो आपको क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। z इक्वल टू, आपको एक पैकेट पे स्क्रू ए पे ₹7 का प्रॉफिट होता है, अपने एक्स नंबर ऑफ पैकेट्स बनाए 7x, एक पैकेट पे ₹10 का प्रॉफिट होता है स्क्रू बी से, और वाई नंबर ऑफ स्क्रू बी पैकेट्स बनाए आपने तो 10y। ये टोटल प्रॉफिट है बेटा, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, और फिर मैक्सिमम प्रॉफिट भी बताना है, वो कोई नई बात नहीं है, हम वैसे भी बता देते, विच इज टू बी मैक्सिमम। ठीक है, डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिमिलर नेचर ऑफ क्वेश्चन है, अगले एक दो भी कर दूं डिलीट, बस आइटम चेंज कर देता है, मशीन आवर्स घंटों की जगह मिनट में कर देता है, बस ऐसे ऐसे चेंजेस करता है ना। देखो इधर प्रोडक्ट तो हमेशा 2 ही देगा, बताया था आपको, क्योंकि आप 3D में नहीं जा सकते, एक्स और वाई मानोगे, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो आपको 2 से ज्यादा दे सकता है, मैक्सिमम 3 देगा, है ना। ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स पेडेस्टल लैंप्स एंड वुडन स्टे, एक इंडस्ट्री है जो कि 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, देखो प्रोडक्ट्स 2 ही देगा, या तो लैंप्स बनाती है, पेडेस्टल लैंप समझते हो जो जमीन से खड़े होते हैं ना, पेडेस्टल लैंप्स, और वुडन शेड, वुडन शेड मतलब उनको ढकने के लिए जो शेड होता है वो बनाती है। ईच रिक्वायरिंग वही ग्राइंडिंग कटिंग मशीन और एक स्प्रेयर, यानी एक कैटेगरी तो है ग्राइंडिंग कह दो या कटिंग कह दो, एक ही बात है, ये पूरी एक कैटेगरी है ना, और एक है स्प्रेयर, पहले तो कटिंग होगी मशीन से फिर स्प्रे होगा उस पर।
दे सकता है अपन को। हाँ, ग्राइंडिंग, कटिंग, स्प्रेइंग और मान लो क्राफ्टमैन भी दे दिया, इसमें वो 3 बढ़ा सकता है, बाकी प्रोडक्ट तो वो 2 ही रखेगा, क्योंकि 3 बढ़ाने का मतलब है 3 कंस्टेंट हो गए, प्रोडक्ट बढ़ाने का मतलब है एक्स वाई जेड हो गया, जो 3D में नहीं जाएगा। आप 3D ग्राफ कैसे बनाओगे, बना ही नहीं सकते, ठीक है। It takes 2 hours on grinding cutting machine, 3 hours on sprayer to manufacture pedestal lengths, 1 hour on grinding machine, 2 hours, ठीक है, वही सारी बातें। स्प्रेयर अवेलेबल है 20 घंटे के लिए, ग्राइंडिंग मशीन अवेलेबल है 12 घंटे के लिए। सेल लैंप पे इतने का प्रॉफिट होता है, शेड पे इतने का प्रॉफिट होता है, सारे के सारे बिक जाएंगे। कितने कितने बनाओ, मैक्सिमाइज करो प्रॉफिट, चलो खत्म करो उसको भी। तो 2 तरह के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, पेडेस्टल लैंप्स, नीचे लिख देता हूँ, और दूसरा क्या है, वुडन शेड्स। अपन एक लाइन लिखेंगे शुरुआत में ना, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, वी कैन कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू, वी कैन कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू द टेबल गिवन बिलो, फिर एक टेबल बना दे हर क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद फिर कंस्टेंट्स, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और उसके बाद फिर ग्राफिकल काम, और लास्ट पे कंक्लूजन जरूर लिखेंगे। देयरफॉर ही मस्ट प्रोड्यूस दिस नंबर ऑफ वुडन शेड्स, दिस नंबर ऑफ पेडेस्टल लैंप्स, जो भी है। चलो जी, अब अपने पास 2 तरह के यहाँ पे कंस्टेंट्स के लिए चीजें क्या है, ग्राइंडिंग ऑब्लिक कटिंग मशीन, एक तो है ये है ग्राइंडिंग मशीन, लिख देता हूँ, एक ही बात है ना वैसे भी, ग्राइंडिंग मशीन, और दूसरा स्प्रेयर, स्प्रेयर। और आपको बताना है कि हाउ शुड ही शेड्यूल हिज डेली प्रोडक्शन, द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ऑल द लैंप्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ लैंप्स है ना, और फिर प्रॉफिट, डन। आ जाओ, शुरू हो जाओ। तो ग्राइंडिंग मशीन पे पेडेस्टल लैंप कितने घंटे लेता है, 2 घंटे, 2 hours पर यूनिट। और स्प्रेयर पे कितना घंटे लेता है वो, 3 घंटे स्प्रेयर पे लेता है ना, 3 hours पर यूनिट। नंबर आप एक्स मान लोगे, प्रॉफिट कितना है इस पे, ₹5, सो ₹5 पर यूनिट। आ जाओ, कितना, 1 hour, तो 1 hour पर यूनिट, 2 hours स्प्रेयर ले लेता है पर यूनिट। और वाई नंबर ऑफ वुडन शेड्स आप बना रहे हो, तो कितने रुपए प्रॉफिट है, ₹3 पर यूनिट का इसमें प्रॉफिट है। टोटल की बात करें तो आपको मैक्सिमम कैपेसिटी गिवन है दोनों की, पेडेस्टल लैंप, स्टूडेंट शेड्स टोटल। तो आपको अलग अलग है, आपकी बार पिछले 2 क्वेश्चन तो सेम आ रहा था, अभी थोड़ा सा अलग है ना, मतलब इसकी कैपेसिटी अलग है चलाने की मशीन की, और इसकी अलग है, ठीक है दोनों एटमोस्ट ही रह सकते हैं हमेशा, क्योंकि मशीन की देखो कुछ चीजें फिक्स है, मशीन कभी भी एटलीस्ट कैसे रहेगी कि कम से कम इतना चलाओ, ज्यादा ज्यादा कितना भी चलाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, मशीन की तो कैपेसिटी क्या होगी, एटमोस्ट में ही जाएगी, ठीक है। एटमोस्ट आपको कितने घंटे तो ग्राइंडिंग मशीन चलाने को मिलेगी, ग्राइंडिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर 12 hours लिखा हुआ है, देख लेना ढंग से, अगर कुछ गलत मत नोट कर देना। और स्प्रेयर जो है, द स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 20 hours लिखा है ना, ऑन एनी डे द स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 20 hours, ग्राइंडिंग मशीन तो 12 hours, पहले उसका दे रखा है ना, 20 hours। तो उल्टा इसलिए कह रखा है कि आप 20 ऊपर लिख दो, 12 नीचे लिख दो, ठीक है ना, बट हम क्या करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। चलो आ जाओ, सो लेट्स टॉक अबाउट द कंस्ट्रेंट्स। कंस्टेंट्स आर कि 2 घंटे पर यूनिट पेडेस्टल लैंप्स ले जाता है बेटा, और एक्स यूनिट्स बनाए हैं तो 2x आवर्स तो ये ले गया, कितने ले गया, 2x आवर्स तो ये ले गया ग्राइंडिंग मशीन के। और 1 घंटा पर यूनिट, और आपने वाई यूनिट्स बनाया तो वाई घंटे ये ले गया, और टोटल मशीन आपके लिए 12 घंटे तक ही चलेगी, इससे ज्यादा चलेगी नहीं। सो ये हो गई कंस्टेंट नंबर 1, इक्वेशन ये इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट, उसके बाद आ जाओ, 1 यूनिट 3 घंटे लेती है पेडेस्टल लैंप, है ना, स्प्रेयर के, सॉरी, हाँ सही है, स्प्रेयर के 3 घंटे ले लेती है, तो आपने एक्स यूनिट्स बनाए हैं तो 3x प्लस यहाँ पे 2y हो जाएगा, क्योंकि y आपने नंबर ऑफ वुडन शेड्स बनाए हैं, और वुडन शेड्स जो है 2 घंटे पर यूनिट ले लेती है, और आपके पास वुडन शेड्स ज्यादा ज्यादा, सॉरी, आपके पास स्प्रेयर ज्यादा से ज्यादा 20 घंटे तक ही मौजूद है। ये कंस्टेंट नंबर 2, तीसरा चौथा आप जानते हो ही कि आप नेगेटिव में बना नहीं सकते हो।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू एक यूनिट पे 5 रुपए प्रॉफिट होता है, एक्स यूनिट्स बना रहे हो पेडेस्टल लेंस के, तो 5x इधर से हो गया, एक यूनिट पे 3 रुपए प्रॉफिट यहाँ होता है, और आपने वाई नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वुडन शेड्स बनाए हैं, सो 3y रुपीस आपको यहाँ से बच गया। तो टोटल प्रॉफिट आपका 5x प्लस 3y हो गया, जिसको आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेडी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अगेन मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, शायद ये लास्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हमारे सामने, फिर एक ट्रेडिंग प्रॉब्लम आएगी। ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग करीब करीब सेम होती है। सो सेवंथ वाला देखो, एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवेनियर्स मेड ऑफ प्लाईवुड। सोवेनियर ऑफ टाइप है, सोवेनियर समझते हो क्या होता है? सोवेनियर, प्लाईवुड के सोवेनियर बनाती है, दो तरह के, सोवेनियर ऑफ टाइप ए, सोवेनियर ऑफ टाइप बी। नहीं समझते? कोई भी ऐसी यादगार चीज, उसको कहते हैं सोवेनियर। जैसे आपको मान लो कोई एक ब्रॉच मिल गया कहीं से लगाने के लिए, है ना, वो यादगार है, मान लो आपने कुछ अचीव किया है, ट्रॉफी मिल गई, दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज सोवेनियर। आप कहीं घूमने गए, लेट्स से कि आप है ना मारुति की इंडस्ट्रियल विजिट पे गए, अभी आप जाओगे जैसे कॉलेज वगैरह में, मान लो आप एमबीए वगैरह करते हो, तो वहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल विजिट्स पे लेके जाते हैं, आप मारुति की इंडस्ट्रियल विजिट पे गए। अब मान लो आपकी कॉलेज अच्छा बड़ा कॉलेज है, तो उसने क्या करा, सारे स्टूडेंट को मारुति का लोगो दे दिया, तो वो सोवेनियर हो गया, यादगार चीज हो गई कोई, उसको कहते हैं सोवेनियर। ठीक है ना? ओके। सो सोवेनियर ऑफ टाइप ए में 5 मिनट लगते हैं कटिंग में, प्लाईवुड से बन रहा है तो कटिंग होगी ना उसकी, और 10 मिनट लगते हैं उसको फिर असेंबलिंग में। फिर सिमिलरली 8 मिनट लगते हैं कटिंग में बी में, और 8 मिनट लगते हैं असेंबलिंग में। 3 घंटे 20 मिनट तो अवेलेबल है कटिंग के, भाई इतने ही लोग आते हैं आपके पास लेबर की वो कटिंग के इतने घंटे ही दे सकते हैं, और 4 घंटे असेंबलिंग वाले लोग आते हैं आपके पास। ठीक है, प्रॉफिट है एक पे 5 रुपया, इधर 6 रुपया, कितने सोवेनियर बनाए, मैक्सिमाइज करना है, शुरू हो जाओ। सो सोवेनियर ऑफ टाइप ए टाइप बी, राइट? एक मिनट, सोवेनियर ए लिख देता हूं मैं, सो वे, स्पेलिंग क्या होती है, सोवेनियर, सोवेनियर ए टाइप ए, और फिर सोवेनियर टाइप बी, और फिर टोटल बनेगा। आ जाओ, कटिंग एंड असेंबलिंग दो तरीके के आर्स हैं हमारे पास अवेलेबिलिटी में, कटिंग एंड असेंबलिंग। फिर कितने बनाने हैं, तो एन नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ, और फिर प्रॉफिट। तो करीब 3 4 क्वेश्चन से एक ही टाइप के क्वेश्चन करे करते चले आ रहे हैं, तो शायद ही दिक्कत आ रही हो, फिर भी कोई परेशानी तो बताना। अब मिनट्स में चल रहा है सब, है ना? 5 मिनट कटिंग पे लगते हैं, 5 मिनट पर यूनिट आपको कटिंग पे लगते हैं, और असेंबलिंग में कितने लगते हैं, 10 मिनट फॉर असेंबलिंग लगते हैं, तो 10 मिनट्स पर यूनिट आपको असेंबलिंग में लगते हैं। ठीक है, नंबर आप एक्स बना रहे हो, और प्रॉफिट कितना दे रहा है टाइप ए आपको, 5 रुपया, ₹5 पर यूनिट। डन। सोवेनियर बी में कटिंग में कितने लग रहे हैं, 8 मिनट पर यूनिट, और असेंबलिंग में कितने लग रहे हैं, उसमें भी 8 मिनट लग रहे हैं, 8 मिनट ही कटिंग पे लग रहे हैं और 8 मिनट ही असेंबलिंग पे लग रहे हैं। आप वाई यूनिट्स ऑफ ये बना रहे हो, सो रुपीस कितने हो गए बताओ, ₹6 पर यूनिट प्रॉफिट है आपका। ठीक है, टोटल की बात करते हैं, तो कटिंग के टोटल घंटे कितने अवेलेबल है आपके पास, 3 घंटे 20 मिनट, तो एटमोस्ट 3 घंटे में 180 मिनट, और 20 मिनट और, तो एटमोस्ट 200 मिनट्स। ठीक है, आओ, इसमें एटमोस्ट कितने अवेलेबल है हमारे पास, 4 घंटे असेंबलिंग के लिए। 4 घंटे का मतलब कितने मिनट, बोलो? 240 मिनट। चलो जी, बनाते हैं कंस्टेंट्स, ऑब्जेक्टिव खत्म करते हैं। कंस्टेंट्स, सो कंस्टेंट्स बनाते हैं बेटा। देखो जी, हाँ, कटिंग में 5 मिनट लगते हैं एक यूनिट में, आप एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हो तो 5x, और सोवेनियर बी को 8 मिनट लगते हैं, और वाई यूनिट्स ऑफ सोवेनियर बी बना रहे हो तो 8y। ये कटिंग के घंटे हो गए, और ये कटिंग के घंटे मतलब मिनट हो गए। कटिंग के मिनट ज्यादा से ज्यादा 200 क्रॉस नहीं कर सकते, ये हमारी प्रॉब्लम है।
मतलब एक तरीके से लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है। सो इट इज कंस्टेंट नंबर वन। ये इनइक्वालिटी कंस्टेंट नंबर वन बन रही है। दूसरी इनइक्वालिटी बनाते हैं भाई, 10 मिनट पर यूनिट लगते हैं असेंबलिंग में और x नंबर ऑफ यूनिट्स बन रहे हैं, तो 10x मिनट्स ऑफ असेंबलिंग ये ले गया, और फिर 8 मिनट पर यूनिट लगते हैं असेंबलिंग में सवर्नर बी को, और y यूनिट्स ऑफ असेंबलिंग आप बना रहे हो, सो 8y मिनट्स ऑफ असेंबलिंग सवर्नर बी ले गया, और टोटल मिनट्स ऑफ असेंबलिंग हमारे पास 240 है। ये कट भी सकता है, सेकंड वाले को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, 5x जो कट सकता है कर दो, 4y लेस देन इक्वल टू 120। ठीक है, सो दिस इज अवर कंस्टेंट नंबर वन था ये तो, और ये हो गया हमारा कंस्टेंट नंबर टू। और दो तो फिक्स है ही, वो तो एक तरीके से दहेज में मिले। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, थर्ड एंड द फोर्थ कंस्टेंट। ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे आते हैं बेटा। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z, प्रॉफिट, 5 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट है इस पे, आपने x नंबर्स बनाए तो 5x, और 6 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट है सोमनर बी पे, आपने y यूनिट्स बनाए हैं तो 6y, एंड दिस इज टू बी, प्रॉफिट इज टू बी व्हाट, ये टोटल जो है आपको मैक्सिमाइज करना, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इन सब में पता है एक ही तरह का ग्राफ बनेगा लगभग लगभग, ऐसा बनाओगे ना, कोई ऐसा आ रहा होगा, कोई ऐसा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, और ये आपका शेडेड रीजन रहेगा, लगभग लगभग सब में यही होगा। ये देख रहे हो, ओरिजिन से चिपका हुआ आपका शेडेड रीजन होगा करीब करीब सब में। ये मैन्युफैक्चरिंग की जितनी प्रॉब्लम्स है ना, इस तरह का करते करते याद हो जाता है, इसमें तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब ये ट्रेडिंग प्रॉब्लम है, और ट्रेडिंग प्रॉब्लम मैंने बताया भी आपको कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम से कुछ ज्यादा अलग नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आपको बना के बेचना है, ट्रेडिंग में आपको खरीद के बेचना है। तो आपके पास उसमें कैपेसिटी क्या होती है, मशीन्स की कैपेसिटी होती है, मशीन आवर्स, क्राफ्टमैन टाइम, और इसमें कैपेसिटी क्या होती है, स्टॉक की कैपेसिटी होती है, आपके पास गोदाम ही इतना है कि इतना ही भर सकते हो आप उसको। ठीक है, थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है प्रॉब्लम। ए मर्चेंट, मर्चेंट मतलब कोई भी ट्रेडर मान लो, वो क्या करता है, दो टाइप के पर्सनल कंप्यूटर्स बेचता है, एक तो डेस्कटॉप और एक पोर्टेबल मॉडल, यानी कि जैसे लैपटॉप हो गया ना, पोर्टेबल मॉडल क्या होता है, जिसको अपन लेके जा सकते हैं इधर। ठीक है, तो एक तो डेस्कटॉप मॉडल जो फिक्स होता है, और एक लैपटॉप, तो जिसकी कीमत क्या है, 25,000 का तो वो डेस्कटॉप लेके आता है, और 40,000 का वो लैपटॉप लेके आता है। ठीक है ना, पोर्टेबल कंप्यूटर लेके आता है। उसकी मंथली डिमांड कितनी है कंप्यूटर की, 250 यूनिट्स। अच्छा, सारे दोनों मिला के कंप्यूटर और लैपटॉप, मतलब डेस्कटॉप मॉडल और पोर्टेबल मॉडल, टोटल डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स कितनी है, 250 से ज्यादा तो डिमांड आती नहीं है, कितने भी ले आए उसके बाद बच जाएंगे, नहीं तो है ना, तो उतने ही लाएगा जितनी उसकी मैक्सिमम डिमांड है। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स विच द मर्चेंट शुड स्टॉक। आपको पास स्टॉक कितना करना है आपको, वो आपको सोचना है, ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, और उसके पास 70 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करने को पैसा भी नहीं है। ठीक है, इफ इस प्रॉफिट ऑन डेस्कटॉप इज 4500, पोर्टेबल पे 5,000, लैपटॉप पे 5,000 रुपए की कमाई है, डेस्कटॉप पीसी पे 4500 की कमाई है टोटल। लेकिन कमाई तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि ले लेके बस बेचे जाओ, आपके पास पैसा ही इतना है कि अब इतना ही खरीद सकते हो, स्टॉक कर सकते हो। स्टॉक की कैपेसिटी भी 250। ठीक है, वही दो और दो चलेंगे, शुरू करें। ठीक है, तो एक 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं, आप इसका एक बार टेबल बनाने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश करें, मैं आई एम कमिंग विद इन 2 मिनट्स, फिर चेक करते हैं आपने कैसा बनाया, क्या किया। कर दिया आपने पूरा? ओके, चलो लेट्स चेक इट आउट। क्वेश्चन था, दो टाइप के कंप्यूटर्स हैं, एक डेस्कटॉप और एक पोर्टेबल। सो मैं ऊपर कैटेगरी क्या लगाऊंगा, कॉलम वाइज हेडिंग क्या होगी, डेस्कटॉप एंड पोर्टेबल। जो ऊपर वाली हेडिंग है डेस्कटॉप, पोर्टेबल, और तीसरा कॉलम टोटल, राइट, डेस्कटॉप, पोर्टेबल, एंड द थर्ड कॉलम इज टोटल। फाइन। अब रो वाइज हेडिंग क्या हो जाएंगी, आपको क्या क्या चाहिए, एक तो देखो क्या क्या चीज है, बोलो। डिमांड, एक तो है डिमांड, भाई डिमांड कितनी है, ठीक है ना, और फिर आ जाओ आप, या फिर इसको ऐसे लिखो नंबर, इसको लिखो नंबर, है ना, नंबर आप कितने बनाओगे, डेस्कटॉप के कितने बनाओगे, और ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स, यस वेरी गुड, और नंबर ऑफ यूनिट्स, और उसके बाद दूसरा कॉलम आप बनाएंगे इन्वेस्ट, मतलब कॉस्ट, है ना, कॉस्ट। ठीक है, डन, और फिर प्रॉफिट। चलो शुरू हो जाओ, आ जाओ। सबसे पहले तो अब बात करते हैं कि डेस्कटॉप मॉडल्स में नंबर ऑफ यूनिट्स आप मान लेंगे, ये पहला वाला कॉलम एक्चुअली अजम्पशन है ना,
डेस्कटॉप मॉडल्स के नंबर ऑफ यूनिट्स आप मान लोगे x, और पोर्टेबल यूनिट के आप नंबर ऑफ यूनिट्स मान लोगे y, तो टोटल आपने कंप्यूटर कितने खरीदे x प्लस y, और डिमांड कितने की 250 की, तो एटमोस्ट 250, आप 250 की क्वांटिटी क्रॉस नहीं करोगे इसमें। ठीक है, ठीक है। चलो, कॉस्ट, एक डेस्कटॉप की कॉस्ट कितनी है बेटा? 25,000 कह रहा है ना, और एक लैपटॉप की 40,000। तो देखो लैपटॉप पे ज्यादा तो बच रहा है, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए ज्यादा बच रहा है, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा है? 25,000 पर 40,000, 15,000 की कॉस्ट भी, तो 15,000 रुपए ज्यादा ब्लॉक हो गया आपके उसमें, और पता नहीं वो बिकेंगे, जब बिकेंगे तब मिलेंगे वो 500 रुपए एक्स्ट्रा, तो समझ गए ना। तो इसलिए कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। सो इधर आ जाएगा 25,000 रुपीज, 25,000 पर यूनिट, और इधर हो जाएगा ₹40,000 पर यूनिट। और आपके पास ये टोटल कॉस्ट यानी खर्चा करने का एटमोस्ट कितने रुपए है? 70 लाख, 70, 1, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, इतना पैसा आपके पास, 70 लाख रुपए। प्रॉफिट एक पे डेस्कटॉप मॉडल पे कितना मिलता है? 4500 रुपए पर यूनिट मिल जाता है आपको। इसके अंदर 5, नंबर ऑफ यूनिट्स को मतलब इस बार ऊपर लिख दिया ना, कैसे भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी इंफॉर्मेशन पहले गिवन थी कि डिमांड ऑफ विल नॉट एक्सीड 250, तो वो पढ़ के पहले वो लिख दिया है ना, कोई ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता उसका। ठीक है, चलो आ जाओ, कंस्टेंट्स बनाते हैं। इसके अलावा और कोई कॉलम नहीं बनेगा ना, जरूरत नहीं। सो कंस्टेंट्स है डिमांड एंड कॉस्ट। आप इस तरीके से भी मार्क करके आओ तो भी अट्रैक्टिव लगेगा। कैसे? पहला कंस्टेंट क्या है आपका? डिमांड। अब डिमांड कंस्टेंट को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आपने x नंबर ऑफ डेस्कटॉप्स बनाए, आपने y नंबर ऑफ पोर्टेबल्स बनाए, लैपटॉप्स बनाए, और डिमांड है 250, तो आप कम बनाओ चलेगा, ज्यादा क्यों बनाओगे भाई? ज्यादा ज्यादा आप ये होगा कि आपने डिमांड को पूरा नहीं किया ना भाई। जैसे 250 की डिमांड थी, आपने कम बनाया, 100 की डिमांड पूरी की, वो भी चलेगा। लेकिन 250 की डिमांड है और आप 300 बना रहे हो, तो 50 एक्स्ट्रा बच जाएगा ना आपके पास। तो आप एक्स्ट्रा नहीं करना चाह रहे हो। देखो उसने साफ साफ लिखा भी, एक जगह देखा था मैंने, देखो देखो देखो, कहीं लिखा था क्या? चलो, एनीवेज ये अंडरस्टूड है ना। ये अंडरस्टूड है कि आप डिमांड से ज्यादा नहीं बनाओगे कभी भी, मतलब बनाओगे या लेके आओगे, अभी खरीदने की बात हो रही तो आप लेके नहीं आओगे। सेकंड कंस्टेंट विल बी अबाउट व्हाट? इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट, कुछ भी लिख लो। सो कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट का कंस्टेंट क्या कहता है कि आपने 25,000 पे एक यूनिट पे खर्च किया, आपने एक्स यूनिट्स खरीदे हैं, तो 25,000 एक्स रुपए तो आपके यहीं लग गए। फिर 40,000 वाई रुपए आपके लैपटॉप्स खरीदने में, पोर्टेबल्स खरीदने में लग गए, क्योंकि आपने वाई यूनिट्स लैपटॉप के खरीदे, और आपका टोटल खर्चा कितना है इसको खर्च करने के लिए? 70 लाख। इससे ज्यादा कॉस्ट तो आप अफोर्ड कर ही नहीं पाते हो ना, इतना इन्वेस्टमेंट है आपके पास। सो इसको काटो पीटो, किससे कटेगा बताओ? छोटा करो, 3 0 3 0 3 0 तो कट गई। फिर क्या बचा? 25 40, 25 भी कट जाएगा 5 से है ना, 5x प्लस 8y, और उधर 3 0 तो कट गई, 7,000 बचा, 7,000 को 5 से डिवाइड करो, 5 5 5 हो जाए 20, 1400। दैट्स इट। सो दिस इज अवर कंस्टेंट नंबर 1, दिस इज अवर कंस्टेंट नंबर 2, और तीसरा एंड चौथा क्या होता है? नॉन नेगेटिव दहेज वाले कंस्टेंट्स। ठीक है ना, 3 and 4 आर अवर नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। इस तरीके से मार्किंग करके आओगे ना तो अट्रैक्टिव लगेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे कि पहला कंस्टेंट डिमांड का था, दूसरा कंस्टेंट इसका था, तीसरा और चौथा कंस्टेंट क्या हो जाएगा कि x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. This is our third and fourth constant. Now talk about the objective function. ठीक है, z इक्वल टू, बोलो। एक यूनिट पे 4500 रुपए कमाते हो, x यूनिट्स बनाते हो, तो 4500x प्लस 5,000 वाई इधर से मिलेगा आपको। टोटल प्रॉफिट आपका इतना हो गया। इसको आपको मैक्सिमाइज करना, विच इज टू बी, इसका जो टोटल आएगा वो आपको मैक्सिमाइज करना, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। डन। इसमें 00 से 00 मत काट देना। किसमें? ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, इक्वेशन में कटता है ना। इसमें आरएचएस में कोई वैल्यू थोड़ी इक्वेट होती है ना। हाँ, अगर मान लो अनबाउंडेड रीजन बनता है और इसके एक को इक्वेट करते हो किसी से, फिर वहां पे कट सकता है ना, छोटा करने के लिए। अभी नहीं कटेगा, हालांकि इसमें बनेगा नहीं अनबाउंडेड, इसमें बाउंडेड ही बनेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट?
ऐसा ही कुछ बनाया होगा आपने भी, कुछ गलती हुई क्या बता। इनको काटा नहीं जो आपने सेकंड अच्छा ठीक है, बाकी तो ऐसे ही बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आ जाओ, आपकी डाइट प्रॉब्लम आ गई, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक बार रुको, 10th भी पढ़ने दो मुझे। डाइट इज टू कंटेन 80 यूनिट्स विटामिन है, 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसमें भी मिनिमम कॉस्ट पूछ रहा है, उसमें मिनिमम कॉस्ट पूछ रहा है। एक काम करते हैं, 10th क्वेश्चन के पहले बता रहा हूं मैं, फिर 9th क्वेश्चन बता के हैंड टू हैंड को सॉल्व भी करेंगे ना। ठीक है, 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, F1 एंड F2। दो तरह के फर्टिलाइजर्स हैं, मैं डील करता हूं मैं। F1 फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर समझते हो ना, खाद जो अपन डालते हैं फसल में। F1 में 10% नाइट्रोजन है और 6% फॉस्फोरिक एसिड है। F2 में 5% नाइट्रोजन है और 10% फॉस्फोरिक एसिड है। टेस्ट के बाद पता चला, सॉइल कंडीशन टेस्ट के बाद पता चला कि एक फार्मर को, है ना, एक फार्मर को पता चला कि उसको कम से कम 14 किलो तो नाइट्रोजन डालना है अपने सॉइल में, और 14 किलो ही फॉस्फोरिक एसिड डालना है। तो कम से कम 14 किलो डालना है, ज्यादा कितना भी डालो, और इधर भी कम से कम ही डालना है, ज्यादा कितना भी डालो। F1 की कॉस्ट है 6 रुपए kg, F2 की कॉस्ट है 5 रुपए kg। ठीक है ना, समझ में आई बात। मतलब आप बाजार से लेके आओगे, है ना, तो आपको फर्टिलाइजर 2 पैकेट में आता है, फर्टिलाइजर 1, फर्टिलाइजर 2। फर्टिलाइजर 1 आपको 6 रुपए किलो के भाव में मिला, और वो 5 रुपए किलो के भाव में मिला। अब इसका भी थोड़ा प्रोपोर्शन आप डालोगे, उसका भी थोड़ा प्रोपोर्शन डालोगे। इस फर्टिलाइजर में 10% नाइट्रोजन, 6% फॉस्फोरिक एसिड। उस वाले फर्टिलाइजर में 5% नाइट्रोजन, 10% फॉस्फोरिक। तो कुछ नाइट्रोजन भी गया अंदर सॉइल में, और कुछ फॉस्फोरिक एसिड भी गया। तो जो मैक्स मिनिमम है, कितना जाना चाहिए, 14 किलो नाइट्रोजन आपका अंदर चला जाना चाहिए, तभी आपकी सॉइल अच्छी फसल देगी। और 14 किलो ही फॉस्फोरस है, दोनों आपको बराबर बराबर अंदर उसमें डालना है। ठीक है, तो अब आप कितना तो बोलो, कितना ये लो, ताकि आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम से मिनिमम हो, कम से कम खर्चे में आपका काम हो जाए। डन, शुरू करें। चलो, तो F1 फर्टिलाइजर 1 एंड फर्टिलाइजर 2, ये तो जाएंगे मेरी कॉलम हेडिंग। फर्टिलाइजर 1 एंड फर्टिलाइजर 1 एंड फर्टिलाइजर 2, और थर्ड कॉलम विल बी टोटल। डन। आ जाओ, अब कॉलम हेडिंग क्या होगी, कि नाइट्रोजन कंटेंट और फॉस्फोरिक एसिड कंटेंट। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट, और शॉर्ट में लिख देता हूं फॉस्फोरिक एसिड, PA कंटेंट। ठीक है, और उसके बाद फिर नंबर आप मान ही लोगे, है ना। ये क्या कह रहा है, पर केजी, है ना। हाँ, तो भाई कितना आप लाओगे, नंबर ऑफ केजीस कितना, तो फर्टिलाइजर 1 लाओगे, और कितना। ठीक है, और उसके बाद फिर कॉस्ट, जिसको आपको मिनिमम करना है। डन। ठीक है, चलो आ जाओ। फर्टिलाइजर 1 में नाइट्रोजन कंटेंट कितना है, 10%। 10%। ठीक है, फर्टिलाइजर 1 में फॉस्फोरिक एसिड कंटेंट कितना है, 6%। पहले फर्टिलाइजर 1 का काम खत्म करो, है ना। फर्टिलाइजर 1 के आप x kgs खरीदोगे, ऐसा आप अज्यूम कर रहे हो। तो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट देखो शायद नीचे कहीं गिवन है कि 6 रुपए पर kg, है ना। ₹6 पर kg, ये भी पर केजी है बेटा, है ना। 1 kg में इतना कंटेंट है। ठीक है, इधर आओ, फर्टिलाइजर 2 में 5% नाइट्रोजन है पर केजी, मतलब पूरे में ही 5% है, तो हर एक केजी में 5% ही होगा। ठीक है, और उसके बाद 10% पर केजी आ गया इधर, और y kg आप खरीदने वाले हो, और कॉस्ट आती है इसकी ₹5 पर kg। ठीक है, डन। अब आपको नाइट्रोजन कंटेंट एटलीस्ट कितने केजी चाहिए, कितने केजी चाहिए एटलीस्ट, 14 kg। 14 kg वो चाहिए, 14 kg वो चाहिए, तो एटलीस्ट 14 kg ये चाहिए आपको, एंड एटलीस्ट 14 kg आपको ये चाहिए। और आपको इस पार्ट को अब की बार मिनिमम बनाना है। डन, शुरू करें कंस्टेंट्स बनाना, टेबल कम वन। आ जाओ, कंस्टेंट्स, कंस्टेंट्स की बात करते हैं बेटा। 10% तो आपको 1 kg में नाइट्रोजन मिलेगा, आप x kg खरीद रहे हो, तो टोटल नाइट्रोजन कितना मिला, x का 10%, समझ रहे हो, परसेंटेज में समझ रहे हो ना। देखो, 1 kg में 10% अगर नाइट्रोजन है, और आप x kg खरीद रहे हो, सो x का 10% इतना तो नाइट्रोजन मिला आपको फर्टिलाइजर 1 से, यानी 10% ऑफ x। ऐसे लिख सकता हूं मैं, 10% ऑफ
एक्स प्लस इधर आओ 10% ऑफ एक्स प्लस 5% ऑफ वाई। आपको फर्टिलाइजर 2 से नाइट्रोजन मिल गया क्योंकि 1 kg में उसमें 5% नाइट्रोजन है। 5% ऑफ वॉट वाई। और टोटल नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो कम से कम 14 किलो तो होना ही चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू 14। डन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, बताओ क्या बनेगा ये। 10% ऑफ एक्स यानी कि x/10। इधर 5% ऑफ y का मतलब क्या हो गया, y/20। x/10 देखो x/10 हो जाएगा ये तो है ना। और ये y/20, 5/20 नहीं, 5/100 ऑफ 20 ये करोगे तो 5। तो 20 एलसीएम ले लूं मैं, सो ये क्या हो जाएगा, ताकि 20 उधर चला जाए, है ना, समझ रहे हो। सो 20 एलसीएम ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली मेरे पास आ जाएगा 2x। मैं थोड़ा सा रफली सॉल्व कर रहा हूं। प्लस इधर क्या होगा y, 2x प्लस वाई, और 20 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 इंटू 20 कितना होता है, 280। बोलो आप जैसे रफली सॉल्व कर लो, ये यार आएगा कंस्टेंट नंबर 1, चेक करो। चलें सेकंड। अब ये फॉस्फोरिक एसिड कंटेंट की बात करते हैं। तो 6% तो है एक्स का, क्योंकि x kg लाए हो आप, और 6% 1 kg में है, ठीक है। प्लस 10% है फर्टिलाइजर 2 में, और y kg आप फर्टिलाइजर 2 लाए हो, तो 10% ऑफ y आपको फॉस्फोरिक कंटेंट यहाँ से मिल गया। और कम से कम आपको 14 किलो ये भी चाहिए, कम से कम 14 किलो ये भी चाहिए। चलो इसको सॉल्व करो रफली। सो देखो इधर कर देता हूँ मैं, 6x/100 प्लस 10y/100। तो यहाँ पे एक काम करो, 0 से 0 ये गया, है ना। ये 0 से 0 जाने से काम नहीं चलेगा, 2 से ही काटना पड़ेगा, 2 से काट दो। तो 2 से काट दो बेटा, 3x प्लस 5y, देखो यहाँ लिख देता हूँ, 3x प्लस 5y। 2 से काटा तो नीचे 50-50 आ गया, 50 इंटू 14। 50 इंटू 14 कितना होता है, 14 5 70 होता है, 700। सो दिस इज अवर कंस्टेंट नंबर 2 इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर, इससे ज्यादा कट भी नहीं रहा। डन। अब आप x kg और y kg लाए हो, तो आप नेगेटिव में ला नहीं सकते। नेगेटिव में लाने का मतलब है कि आप लाए तो कुछ नहीं, उल्टा दे दिया उसको, मतलब दुकानदार के पास गए और बेच के आ गए उल्टा, है ना। ऐसा आप क्यों करोगे। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and y greater than equal to 0. This is our non-negative constant, third number and fourth number. Now let's talk about the objective function. Cost minimize करनी है आपको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। कॉस्ट क्या है, देखो 6 रुपए पर केजी कॉस्ट है फर्टिलाइजर बन के, और आप x kg बना रहे हो, तो 6x रुपए तो यहाँ लग गए, z इक्वल टू 6x रुपीज तो यहाँ लग गए। प्लस 5 रुपए किलो का आप फर्टिलाइजर 2 लाते हो और y kg लाते हो, तो 5y रुपीज आपके यहाँ लग गए, और कम से कम रुपए आपके लगने चाहिए। सो दिस कॉस्ट इज टू बी मिनिमाइज्ड, विच इज टू बी मिनिमाइज्ड। डन, to be minimized। इसमें बाउंडेड बनेगा, ओके। हाँ तो मैंने क्या कह रहा हूँ, जनरली ऐसा होता है ना, फिक्स नहीं हो गया आपका कुछ भी। चलें आगे, कर दूं डिलीट, ओके। अब एक क्वेश्चन और बचता है हमारा प्रैक्टिकल, जो अपन पूरा सॉल्व करेंगे, है ना। उससे पहले ये वाला कर लो, नीचे जो मल्टीपल चॉइस है, तो फिर हमारा एक वही सिंगल वही बचेगा केवल, ठीक है। फिर पूरा ध्यान उस पर लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, क्या है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। देखो लीनियर इनइक्वालिटीज कौन कौन सी है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15, और ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स आ गए। और कॉर्नर पॉइंट्स दे रखा है, ए ये मान लो, बी ये मान लो, सी ये मान लो, और डी ये मान लो। मान लो कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आपके पास ये रिजल्ट्स आ गए, आ गए। अब ये क्या कह रहा है, z इक्वल टू पी एक्स प्लस जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है ना। और पी क्यू लेस देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं कर सकते आप, नहीं तो z ही 0 हो जाएगा ना। कंडीशन ऑन पी एंड क्यू सो दैट द मैक्सिमम ऑफ z अकर्स एट 3 4 0 5। इसमें से 3 4 यानी इस पर और 0 5, इन दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो पी और क्यू की क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो आप एक काम करो, मैक्सिमम सी पे भी ले आओ, मैक्सिमम डी पे भी ले आओ, और दोनों पे मैक्सिमम आ रही है, दोनों को बराबर रख दो,
दोनों को बराबर रखते ही क्या हो जाएगा, आपको पी और क्यू की कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो बहुत बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। इसमें जो ये कंस्टेंट्स वंस्टेंट्स है ना, इनको तो देखना ही नहीं है एक्चुअली, ये आपको गूगल कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। इसको मत देखो, इसको मत देखो, और इसको तो वैसे भी नहीं देखते हम, कौन सा देखते हैं इसको कभी, है ना। इन तीनों को तो देखो ही मत। सो z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, ये है हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब आपको पता है कि 3,4 पे मैक्सिमम आ रही है। मैक्सिमम कहाँ आ रही है, पॉइंट सी, यानी कि 3,4 पे वो मैक्सिमम आ रही है। तो z इक्वल टू एक्स की वैल्यू 3 रखना जरा, तो 3p, और y की वैल्यू 4 रखना जरा, 4q, ये मैक्सिमम आ रही है। ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि d पे भी मैक्सिमम आ रही है, 0,5 पे भी मैक्सिमम आ रही है। तो z इक्वल टू 0 रखना जरा, तो 0 है ही नहीं, कुछ खत्म, है ना। और मतलब 0p लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इंटू पी खत्म हो जाएगा, और y की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5q। अब ये दोनों पे मैक्सिमम आ रही है बेटा, इस पे भी मैक्सिमम आ रही है, इस पे मैक्सिमम, तो दोनों बराबर होंगे। इन दोनों को बराबर करते ही p और q के बीच का रिलेशन हमको पता चल जाएगा। इन दोनों पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, c पे और d पे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल इक्वेट दैम। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि 3p प्लस 4q इक्वल टू 5q। 4q को उधर भेजना जरा, तो 3p इक्वल टू 5q माइनस 4q। दैट मीन्स बताओ क्या हुआ, 3p इक्वल टू q, या q इक्वल टू 3p, कैसे भी लिख दो। ऑप्शन नंबर डी, q इक्वल टू 5q माइनस 4q, q इक्वल टू 3p इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। वेरी इजी आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो पी और क्यू की ऐसी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, दो पे मैक्सिमम हो जाए, ऐसा उसने पूछा था। तो हमने दोनों पे मैक्सिमम निकाल ली, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स रख के, और फिर दोनों को इक्वल कर दिया, क्योंकि दोनों पे मैक्सिमम आ रही है तो दोनों बराबर आएगी। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 9th वाला। तो पहले तो वही प्रॉब्लम को कन्वर्ट करें, और उसके बाद फिर ग्राफ का काम करेंगे। तो पढ़ते हैं एक बार। रेडी, रेडी। A diet is to contain at least 80 units of vitamin A। एक डाइट है, आप किसी डाइट प्लानर के पास गए, डाइटिशियन के पास गए, उसने कहा कि यार आपकी बॉडी ऐसी है कि आपको 80 यूनिट तो विटामिन ए की चाहिए ही चाहिए आपकी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए, 100 यूनिट्स मिनरल्स भी आपको चाहिए। तो आपको दो फूड लेने हैं, फूड 1 लेना है और फूड 2 लेना है। इधर से भी कुछ मिनरल्स एंड विटामिन मिलेंगे, इधर से भी कुछ मिनरल्स एंड विटामिन मिलेंगे। फूड F1 की कॉस्ट है 4 रुपए। अब आप लेने जाओगे तो खर्चा तो होगा। 4 रुपए का एक पैकेट मिलता है फूड 1 का, और 6 रुपए का पैकेट मिलता है फूड 2 का। तो 6 रुपए का पैकेट मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि महंगा क्यों लूं, इसमें कुछ ज्यादा ही मिल रहा होगा, है ना। देखने के इसमें क्या मिल रहा है। फूड 1 के एक यूनिट में 3 यूनिट विटामिन ए के और 4 यूनिट मिनरल के, और फूड 2 के एक यूनिट में 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए और 3 यूनिट ऑफ मिनरल है। तो इसमें देखो विटामिन ज्यादा है, लेकिन इसमें फिर मिनरल कम है, और उसकी खर्चा भी इसका ज्यादा है। तो दोनों बातें अपने को मद्देनजर रखनी है। फॉर्मुलेट दिस एज ए लीनियर प्रोग्राम। देखो मेरी बात सुनो, इसमें 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए है, इसमें 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए है, इसमें 4 यूनिट ऑफ मिनरल्स है। अगर इसमें ये भी ज्यादा होता, मान लो ये 5 होता, तो फिर आंसर पता है क्या आता मिनिमम कॉस्ट का, कि F2 तो खरीदो ही मत। क्यों खरीदूं मैं, जब दोनों ही ज्यादा है। नहीं सॉरी, उल्टा कह दिया मैंने, उल्टा कह दिया। कम होता, कम होता। लेट्स से कि देखो इसमें मिनरल्स कम है, इसमें भी मिनरल्स कम होते, मान लो 2 यूनिट ऑफ विटामिन ए ही होता, मतलब विटामिन ए कम होता। तो फूड 1 में विटामिन ए ज्यादा है, फूड 2 में विटामिन ए कम है। फूड 2 में विटामिन मिनरल्स ज्यादा है, फूड 2 में, तो दोनों ही चीजें फूड 2 में तो कम है, और फूड 2 महंगा भी है। तो कोई बेवकूफी को जो ऐसा करेगा, आपको दोनों चीजें कम मिल रही है और महंगा भी है, तो ऐसा आप काम क्यों करोगे। तो इसका जब आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने जाओगे ना, तो कॉर्नर पॉइंट ही कुछ ऐसा निकलेगा, 0 या 0 एक्स एक्सिस पे या 0 वाई एक्सिस पे, जिसमें क्या होगा कि भैया फुट टू तो खरीद ही मत। ठीक है, लेकिन अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ज्यादा मिल गया, ये क्या मिल गया मुझे, इसमें ज्यादा मिल गया। तो ये आपका चेंजेस कर सकता है। फॉर्मुलेट दिस एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस पूरी बात को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की तरीके से पेश किया जाए, मिनिमम कॉस्ट निकाली जाए डाइट की, जिसमें फूड 2 दोनों फूड्स का मिक्सचर हो, और मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी मीट हो जाए हमारी, कि जितना हमको मिनरल्स और 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए है, वो भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, और हमारी कॉस्ट में मिनिमम से मिनिमम आनी चाहिए।
डन। देखो ऐसा, ये रियल लाइफ सिचुएशन है, आपके सामने भी आ सकती है, किसी के सामने भी आ सकती है कि लेट्स से डॉक्टर ने कहा कि इतना तो आपको ये चाहिए, इतना वो चाहिए। अब आपने घर बैठ के पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग बना लिया कि यार इतने कैप्सूल इसके खा लेती हूँ, इतने कैप्सूल इसके खा लेती हूँ, डॉक्टर का कहना भी मान लूंगी और खर्चा भी कम से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो फूड वन एंड फूड टू, F1 F2 लिख दूं, F1 F2 एंड देन टोटल। फाइन, चलो जी। ये रो वाइज हेडिंग बताओ, विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स। और उसके बाद फूड वन के कितने नंबर खरीदूं, नंबर ऑफ यूनिट्स, और फूड टू के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप अज्यूम करोगे, एक्स एंड वाई, और फिर कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, आ जाओ, शुरू हो जाओ। तो फूड वन में कितने विटामिन है एक यूनिट में, कहां से शुरू करो, ये रहा। 1 यूनिट ऑफ फूड वन कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन, तो 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स पर यूनिट, 3 यूनिट्स पर यूनिट, यानी कि फूड वन के एक यूनिट में 3 यूनिट विटामिन के, समझ गए। और फिर 1 यूनिट ऑफ फूड वन कंटेन्स 4 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स, तो 4 यूनिट्स पर यूनिट, समझ में आया ना। मिनरल्स के 4 यूनिट्स मिलेंगे फूड वन के एक यूनिट पे, या एक पैकेट मान लो। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आप फूड वन के एक्स मानते हो, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, कहीं ना कहीं तो लिखी हुई थी, ये रहा। फूड F1 कॉस्ट ₹4 पर यूनिट, है ना। सो ₹4 पर यूनिट, ये इसकी कॉस्ट। ठीक है, आ जाओ फूड टू पे। फूड टू जो है वो, इसको थोड़ा दूर बनाता हूं, यहां से बनाते हैं फूड टू, और फिर टोटल यहाँ। हाँ, जो फूड टू है बेटा, उसमें 1 यूनिट ऑफ फूड टू कंटेन 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 6 यूनिट्स पर यूनिट्स हो जाएगा ये, पर यूनिट। ठीक है ना, एक यूनिट फूड टू में 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन हैं, और 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स हैं। तो एक यूनिट ऑफ फूड टू में 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स भी आ गए, और आप टोटल यूनिट्स ऑफ फूड टू खरीदने वाले हैं वाई, ऐसा आपने अज्यूम किया। और एक यूनिट की खर्चा है, F2 कॉस्ट कितनी आ रही है, देखो 6 पर यूनिट, ₹6 पर यूनिट। ठीक है ना। अच्छा जी, अब टोटल की बात करते हैं। आपकी बॉडी को एटलीस्ट 80 यूनिट तो विटामिन ए चाहिए, एटलीस्ट 80 यूनिट्स तो आपको विटामिन ए चाहिए। और एटलीस्ट कितने यूनिट्स आपको मिनरल चाहिए, 100 यूनिट्स, दिख रहा है। एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स, दिख रहा है ना, एटलीस्ट 100 यूनिट्स। डन, यहां तक क्लियर। अब बनाना शुरू करें कॉन्स्टेंट्स। ओके, अच्छा, आपको मिनिमम क्या करना है, इस कॉस्ट को आपको मिनिमम करना है, ये जो भी निकलेगा, है ना, इट इज टू बी मिनिमाइज्ड। कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो विटामिन आपको 80 यूनिट कम से कम चाहिए, एक यूनिट पे 3 यूनिट तो यहां से मिल गया, और एक्स यूनिट पे 3x यूनिट मिल गया। ठीक है, एक यूनिट पे 6 यूनिट विटामिन बी से, F2 से मिल गया आपको विटामिन, और आपने वाई यूनिट्स बनाई तो 6 वाई यूनिट्स आपको यहां से मिल गई, कम से कम लेस देन इक्वल टू 80। छोटा कर सकता हूं अभी और मैं इसको, करो। तो नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, यही बनेगा मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा कंस्टेंट नंबर 1, कंस्टेंट नंबर 1। सेकेंड पे आओ। अब आपको मिनरल्स भी चाहिए कम से कम 100 यूनिट, एक यूनिट पे 4 यूनिट मिनरल्स यहाँ से मिल गए फूड वन के, सो 4x यूनिट्स, क्योंकि आपने x यूनिट्स खरीदे और यहाँ पे आपने y यूनिट्स खरीदे, और एक यूनिट पे 3 यूनिट्स मिले, तो 3y यूनिट्स मिनरल्स आपको यहाँ से मिले, और कम से कम मिनरल्स आपको 100 यूनिट चाहिए। तो ये भी नहीं कट रहा है, दिस इज अवर कंस्टेंट नंबर 2। डन। और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट, आप नेगेटिव में थोड़ा ना यूनिट्स खरीद के आओगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। These are our non-negative constants 3 and 4। चलो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं, कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z जो होगा हमारा, वो क्या होगा, x यूनिट्स आपने खरीदे हैं फूड वन के, और एक यूनिट की कीमत कितनी है, ₹4, तो 4x, और आपने y यूनिट खरीदे हैं और एक यूनिट की कीमत कितनी है, ₹6, तो 6y। ये हो गई टोटल कॉस्ट विच इज टू बी व्हाट, विच इज टू बी मिनिमाइज्ड। चलो अब आ जाओ ग्राफ शीट।
तो इतना काम तो अपन ने सारे क्वेश्चंस में किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में अपन इसको कंप्लीट भी करेंगे, है ना। शुरू नहीं करेंगे, शुरू करके खत्म भी करेंगे। डन, स्टार्ट करो। तो चलो आ जाओ, अब अपन फॉर द फर्स्ट टाइम आज की क्लास में ग्राफ शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक एक क्वेश्चन कराना इस लाइक आपको समझ में तो आ ही जाएगा, फिर प्रैक्टिस है बाकी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम है मैक्सिमम, ठीक है। आ जाओ, अब सबसे पहले स्केल सोचना पड़ेगा ना। तो आ जाओ, सबसे पहले मैं देखता हूँ कंस्टेंट्स मेरे किस टाइप के हैं। सो 3x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 80, यही तो कंस्टेंट्स जो हैं वो ड्रॉ होंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो रेयर केस में ड्रॉ होगा, जो कि इसमें होगा, यानी तीन लीनियर इनइक्वालिटी ड्रॉ होगी अब की बार। 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब आप इमेजिन करो, आप इसको उसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो, इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो 80 से 3 नहीं कटता और 80 से 6 भी नहीं कटता, प्रॉब्लम। सिमिलरली 100 से 4 कट जाता है, पर 3 नहीं कटेगा। यानी कि यहाँ पे वो ऑप्शन आपका खत्म हो चुका है, क्या कि आप इसको उसमें कन्वर्ट कर, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो चलो पॉइंट्स लेके करना पड़ेगा, है ना। दोनों में तो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन मानता हूँ मैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में भी नहीं कन्वर्ट हो रहा, अनबाउंडेड रीजन भी बन रहा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन तो है ही सही। ये तो अग्री हो गया। चलो फर्स्ट कंस्टेंट क्या था बताओ, नोट नहीं किया क्या आपने? 3x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 6y, हाँ, इक्वल टू 80, ठीक है। ये तो हो गया मेरा लीनियर इनइक्वालिटी। इससे इससे वो बनाओ पहले इक्वेशन। सो इक्वेशन विल बी लाइक 3x प्लस 6y इक्वल टू 80। थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ पे इसकी टेबल बनाएंगे अब अपन, ठीक है। इसकी टेबल यहाँ बना देंगे, 2 पॉइंट्स ही निकाल लेंगे। वैसे तो देखो, जब अपन क्लास 10th में पढ़ते थे तो मैं आपको हमेशा कहता था 3 पॉइंट्स मिनिमम निकाल लो, बट मैं उस टाइम ये अज्यूम करता था कि आप अभी कच्चे हो थोड़े से इस प्रोसेस में, तो कहीं आप गलती ना कर दो, तो इसीलिए मैं कहता था। लेकिन अब मैं मानता हूँ कि 12th में आप पक चुके हो, आप गलती नहीं करोगे, नहीं करोगे। सो 2 पॉइंट सफिशियंट है, एक्स एंड वाई। हाँ जी, अभी 2 पॉइंट्स बाद में सोचेंगे, एक बार पहले दूसरा कंस्टेंट भी नोट कर लो। क्या है? 4x प्लस 100, कंस्टेंट नंबर 2। इससे इक्वालिटी बना देते हैं पहले, 4x प्लस इक्वल टू 100, एंड देन उसी से फिर अपन टेबल भी बनाएंगे। अच्छा एक चीज और सुनो, अगर आपके इंटरसेप्ट्स जो हैं वो परफेक्ट फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, तो उससे ये चांसेस भी हैं कि आपके पॉइंट्स भी परफेक्ट फॉर्म में नहीं आएंगे, ये चांसेस भी बढ़ गए। समझ गए क्या क्या कहा मैंने? तो एक काम करेंगे, काम करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि पॉइंट्स वहां पर भी सोचने पड़ेंगे, पॉइंट्स यहाँ पर भी सोचने पड़ेंगे। हम्म, हम्म। देखो एक जगह ही जाएंगे, इनफैक्ट दो जगह जाएंगे, एक तो 80 डिवाइडेड बाई 3 में और एक 100 डिवाइड 80 डिवाइड बाई 6, तो अपन पॉइंटों में तो जाएंगे, लेकिन 0.5 में जाएंगे बस। क्यों? क्योंकि 80/6 क्या होता है, 40/3, उसमें भी जाएंगे। सही कह रहे हो। चलो तो फिर पॉइंट सोचो। आ जाओ पहले वाले फॉर्म पे आते हैं। तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 80, सोचो 2 पॉइंट्स। x को 0 मान लूं क्या, चल जाएगा काम? नहीं चलेगा। y को 0, तो 0 0 में तो दोनों का काम नहीं चला, है ना। अब कुछ और सोचो फिर। हम्म 20 आएगा नहीं, 15 3 या 45, 35 आएगा नहीं, 8। देखो x की वैल्यू अगर मैं 6 लूं, x की वैल्यू मैं 16 लूं, क्या लूं? 16 3 जा 48, 80 में से 48 गया तो नहीं, 32 बचा, 42 बचना चाहिए। नहीं बेटा, इसमें भी और सोचो। तो मैंने क्या कहा था, जब इंटरसेप्ट नहीं बनते हैं ना, तो इधर भी नहीं बनते, फिर पॉइंट्स भी नहीं बनेंगे।
सो इट इज बेटर टू कन्वर्ट देम। इतनी देर में अपन इंटरसेप्ट फॉर्म में बना देते, थोड़ा अंदाजा तो इधर भी लग रहा है उधर भी लग रहा है, तो कर दें फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में ही। और क्या तरीका, ठीक है ना। इतनी इतना दिमाग हम वहां लगा रहे हैं तो इतना दिमाग हम वो सोचने में लगा देंगे कि इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ आएगा, ठीक है। सो लेट्स कन्वर्ट देम इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर इसको कन्वर्ट करें, यानी कि मैं इस टेबल को गया वार्ड में नहीं ले रहा हूं मैं इसका सारा, बिकॉज नाउ आई एम एडवांस्ड। सो x डिवाइडेड बाय 80/3 प्लस y डिवाइडेड बाय 80/6 को क्या लिख सकते हो, 40/3, 40/3 इक्वल टू 1। सही है, ये हो गई हमारी पहली इंटरसेप्ट फॉर्म। भाई इसमें एक ही दुख है कि 80/3 40/3 सोच रहे हैं, उसमें बहुत सारे दुख हैं यार, है ना। ओके नेक्स्ट, 100/4 तो कट जाएगा, x/25, इधर 100/3 सोचना पड़ेगा। और अगर आप वो पॉइंट सोच पाते हो तो उसके लिए भी मना ही नहीं है। कुल मिला के देखो आपको इनइक्वालिटी बनानी है ना, एंड वी आर नॉट कंसर्न अबाउट कि इनइक्वालिटी कैसे बनाते हैं, शेड कैसे करते हैं ना, उससे अपन अभी इस साल कंसर्न नहीं है। इस साल तो हम आगे की प्रोसेसिंग करेंगे, आगे क्या होता है। डन, चलो जी। तो पहले तो मैं लाइंस बना दूं, इन लीनियर इक्वेशन से जो मुझे लाइंस मिलेंगी, स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। तो 80/3, अच्छा ये भी सोचो अब स्केल क्या लें, 80/3 लगभग 16, तो 16 मेरे पास फिक्स ही है वहां पे। 40/3 भी मिल जाएगा, चलो ठीक है, 25 मिल जाएगा। 100/3 33 नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है ना, ना इधर मिलेगा ना इधर मिलेगा, तो चेंजेस तो करने पड़ेंगे। तो क्या करें बताओ, क्या करें। एक काम कर सकते हैं बेटा, पता है, अगर मैं, देखो ऐसा गैप लो अभी, देखो अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं इसमें, है ना। आपके डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय, तो स्केल तो आपको बदलना ही पड़ रहा है। स्केल ही ऐसा रखो जो 3 का मल्टीपल में हो, आप बीच में जाओगे नहीं। या तो 3 3 का रखो, या 6 6 का रखो, या 9 9 का रखो। तो 100/3 जैसे मैं करूंगा तो स्केल ही 3 3 का है, तो फिर मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो इधर आ रही थी, ठीक है। अब देखो, हाँ 100/3 क्या होता है, देखो सपोज करो मैंने 3 3 का गैप रखा है ना, तो 3 3 का अगर मैंने गैप रखा तो 3 6 9 ऐसे चलेगा। और 100/3 क्या होता है, 33.33, तो लगभग 13 तक जाएगा, तो वो भी बड़ा हो गया है ना। तो 6 6 का रख दें, बोलो। हम्म, 6 6 का रखते हैं, तो 3 3 का रखें। देखो मेरे पास 16 कॉलम है, 16 × 3 48 तक तो यूं कवर हो गया, एक्स में 48 तक कवर हो गया, और एक्स में मेरे पास मैक्सिमम है 25, और 80/3 का मतलब हो गया 16, 16 और 25, और मेरा कवर कहाँ तक हो गया, 48 तक हो गया, तो 633 में ही चल रहा है। हाँ इधर मेरे पास 11 कॉलम से 11 × 3 33 तक काम हो गया मेरा, और वाई में मेरे को मैक्स 33.33, हल्का सा एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, तो हल्का सा एक्स्ट्रा फिर मैनेज कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो 3 3 का गैप कर दूं मैं, चलो पहले ये काम करते हैं, देखते हैं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं अपन, पहली बार। अपन ने ऐसा कभी 10th में भी ट्राई नहीं किया था कि भाई 3 3 का गैप, ये तो बिल्कुल अपन इसको अनइवन मानते थे। 3 6 9 12 देन 15 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, देन 33, 36, 39, 14 3 जा 42, 15 3 जा 45, एंड 16 3 जा 48। डन, आ जाओ उधर। 3 6 9 12 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, एंड 33। और थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ उसको, है ना, मान लो 1 सेंटीमीटर और बढ़ गया ये, यहाँ तक बढ़ गया, तो 33 के बाद 36, ठीक है डन। आ जाओ, अब आ जाओ इंटरसेप्ट बनाते हैं। तो 80/3 का मतलब, अब 80/3 कैसे आएगा सोचो। 80/3 का मतलब हो गया 16.33, 16, लेकिन फिर भी बीच में तो आ ही रहा है, मुझे लग रहा था शायद बीच में नहीं आएगा, ऐसा क्या करेंगे बीच में ना आए यार।
तो कर सकते हैं ऐसा कोई चीज? 80/, इनको अपन अगर ये करते तो क्या? मतलब इनको ले ऐसे ले 1 को 10/3 20/3 30/3 40/3 50/3 अच्छा हाँ, ये भी अच्छा तरीका है वैसे तो। 10/3 20/3 30/3 40/3 50/3 60/3 100/3, तो y भी आ जाएगा 100/3, और x में तो 1600/3 तक चला, 160/3 तक चला जाएगा, वो भी चल जाएगा। लेकिन फिर 25 को क्या करेंगे? 25 को लिखना पड़ेगा 75/3, और वो भी बीच में ही है ना? 75/3 जो है वो बीच में कैसे आएगा? 70/3 और 80/3 के बीच में आएगा, मतलब थोड़ा सा 0.5। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज द नाइस आइडिया। डिनोमिनेटर 3 में ले, मतलब कुल मिला के बात ये है ना, 10/3 20/3 लाइक दिस। तो एक काम करता हूँ, 1 2 3 तो लिखा हुआ है, 0 लगा देता हूँ, by 3 20/3 30/3 40/3 50/3 60/3 70/3 80/3 90/3 100/3 110/3 120/3 130/3 140/3 150/3 and 160/3 here on 10/3 20/3 then 30/3 40/3 50/3 60/3, और y में क्या है मैक्सिमम? 100/3, तो फिर तो वो ऊपर एक्स्ट्रा की भी जरूरत नहीं है ना? 70/3 80/3 90/3 100/3 110, उसको हटा दो, जरूरत ही नहीं, तो हटाओ। ठीक है, डन। चलो जी, अब बनाओ 80/3। 80/3 दिख गया साफ साफ, ये रहा, मैं मार्क कर देता हूँ 80/3 ये रहा। और 40/3 कहाँ है? 40/3 10 20 30 40 ये वाला होगा, मिला दूं? चलो एक को तो मिलाओ। तो 8 से 4 मिलेगा, मतलब सिंपल सी बात ये है ना, 8 से 4। लेकिन उसमें ऐसा करने के लिए आपको मैक्सिमम चीजें फिर डिवाइडेड बाय 3 में होनी चाहिए। जैसे 4 में से 3 चीजें डिवाइडेड बाय 3 है ना? 4 इंटरसेप्ट हो गए, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट 2 के, तो 80/3 40/3 100/3, 3 चीजें डिवाइडेड बाय 3 में और एक नॉन डिवाइडेड बाय 3 में, तो ऐसा कर सकते हैं अपन, है ना? लेकिन मान लो एक ही डिवाइडेड बाय 3 में और 3 सही हो, तो फिर मत करना। मैक्सिमम ज्यादा प्रोपोर्शन किस चीज का है, ठीक है? मान लो ऐसे हो कि 2 डिवाइडेड बाय 6 में हो, तो फिर डिवाइडेड बाय 6 भी चला सकते हैं अपन, ठीक है? ओके, आ जाओ। तो ये बन गया एक तो। नेक्स्ट क्या है? 100/3 तो वाई में है, और 25 को क्या लिख सकते हो? 75/3, तो 75 यानी 7 और 8 के बीच में, दूसरी लाइन 7 और 8 के बीच में, और यहाँ पे 10 से है ना, ये तो एग्जैक्ट है, ये तो एग्जैक्ट, ये तो एग्जैक्ट, और 7 और 8 के बीच में लगभग ऐसे, अंदाजे से इतना होगा ना। डन। अब देखो ये पॉइंट आपको इक्वेशन सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, डन। अब क्या करें नेक्स्ट काम, इनके आगे मैं वो लिख देता हूँ। एक तो ये तो आया मेरा 75/3 इंटरसेप्ट, और ये आ गया मेरा 100/3 इंटरसेप्ट। ठीक है, अब इनकी इक्वेशंस लिख दूं एक बार, थोड़ा हिंट मिल जाए। चलो बाद में लिख देंगे, छोड़ो। अभी अपने को क्या करना है, अब इनका शेडेड रीजन सोचना है ना। तो ओरिजिन से कोई भी पास नहीं हो रही बेटा, सो ओरिजिन को चेक कर लूं दोनों पे। तो 0 + 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होता है क्या? अनसेटिस्फाइड, नॉन सेटिस्फाइड। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 नॉट सेटिस्फाइड। और यहाँ पे बोलो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 नॉट सेटिस्फाइड। तो अपोजिट टू द ओरिजिन साइड आ गया दोनों में ही, नॉट सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड। तो ओरिजिन के विपरीत दिशा में, दैट मीन्स ये जो लाइन है इसके इधर, ये इसके इधर, और इसके इधर, देन इसके भी इधर, और इसके भी इधर, ठीक है? और एक्स एक्सिस के ऊपर, बिकॉज नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स भी लिखे नहीं कहीं हमने, लिख दो वो भी ग्राफ के ऊपर, चारों लिखना। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हमारे पास, और वाई, ये 4 कंस्टेंट्स हो गए पूरे। तो उस हिसाब से इसके ऊपर, और वाई एक्सिस के राइट साइड में,
like this, like दिस, एंड वाई एक्सिस जितनी भी नीचे दिख रही है जैसे इतनी दिख रही है लाइक दिस। ठीक है, डन। अब डायरेक्शन सोचो, इसके भी इधर इसके भी इधर, तो यू कैन इमेजिन, मैं कोशिश करता हूं बनाने की। यहां से तो स्टार्ट होगा ये, है ना, यहां से तो स्टार्ट होगा बच्चे, धीरे धीरे नीचे उतरेगा, उसके उधर है भाई, इसके भी इधर है और इसके भी इधर है, तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये एक ही कॉर्नर पॉइंट मिल नहीं, हाँ ये एक कॉर्नर पॉइंट और दो इंटरसेप्ट वाले कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो दो इंटरसेप्ट वाले तो पता है हमको, है ना। सर अपन लेंगे तो एक ही ना, जिसपे वो मतलब जो ज्यादा इधर की तरफ उस एक से तो निकलेगा, क्योंकि नहीं, पर चेक तो तीनों करने पड़ेंगे ना बेटा, हमारी मजबूरी। तीन कॉर्नर पॉइंट, जैसे ये एक कॉर्नर पॉइंट, वो एक कॉर्नर पॉइंट ये, और एक कॉर्नर पॉइंट ये। अच्छा, दूसरी चीज, इसको इधर नहीं रोकना है, एक्स एक्सिस पे भी ये मूव कर रहा है ना, और उधर भी वो वाई एक्सिस जितनी भी आपने बनाई उधर वो मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, सो दिस इज द शेडेड रीजन, दिस इज द शेडेड रीजन। कर दूं शेड, दिस इज द शेडेड। ठीक है, थोड़ा बहुत शेड कर देता हूँ ताकि फीलिंग मिलती रहे आगे के क्वेश्चन के लिए। आपको एग्जाम में तो पूरा ही करना है शेड, है ना। हाँ, कितना ही बड़ा, फुल मार्क्स चाहिए तो। ये लो, मैं भी कर देता हूँ, आपको कॉम्प्लेक्स फील नहीं होगा नहीं तो। डन, काफी। तो ये हो गया मेरा फीजेबल रीजन, दिस इज माय फीजेबल रीजन, इनफाइनाइट रीजन, ये अनबाउंडेड रीजन है। अब क्या करें, तो अब कॉर्नर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, और कोई तरीका, वैसे तो कॉर्नर पॉइंट्स तो उसमें भी निकालने पड़ते ही सही, लेकिन कॉर्नर पॉइंट्स के आगे भी बढ़ना पड़ेगा आपकी बार। सो कॉर्नर पॉइंट ए ले लूं मैं इसको, और ए तो मेरे को साफ साफ पता चल रहा है क्या है, 0, 100 था बेटा, 100/3। वाई एक्सिस पे देखो 40/3, 100/3, तो 100/3, 100/3। और एक्स एक्सिस वाला ये बी हो जाएगा, इसको तो निकालना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है अभी, इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा ना। आपको अंदाजा भी लगे तो भी सॉल्व कर लेना, चाहे फेयर मत करना, रफली कर लेना, पर सॉल्व जरूर कर लेना बी के लिए, है ना। और सी क्या हो जाएगा मेरा, सी ये वाला हो जाएगा, दिख रहा है आपको, ये सी हो जाएगा। ये सी क्या है बताएगा कोई, 80/3 कॉमा 80/3 कॉमा 0। सर ऐसे को आईडी से अगर देखें तो 75/3 और 10 पे ना 0.5/3। क्या आइडिया लग रहा है, 70/3 लग रहा है, 75 नहीं लग रहा है बेटा। 75 पे तो वो लाइन नीचे टच हो गई, है ना, थोड़ा सा ऊपर है 70/3, और यहाँ पे 0 और 10 के बीच मैंने 5/3। अंदाजे से मैं बता देता हूँ क्या होगा, ये होगा एक्स एक्सिस पे तो 70/3, और फिर 0 और 10 के बीच में है वो, मिड पॉइंट पे। तो 0 और 10 के बीच में क्या होता है, 5/3। देखते हैं अब हमारा अंदाजा कितना सही है। ठीक है, 170/3 कॉमा 5/3। अब सॉल्व तो करना ही है, चाहे से अंदाजा लग भी जाए तो भी सॉल्व करना है आपको। ठीक है, चलो तो इस, जिससे अपन ने जो आइडिया लगाया उसे पॉइंट्स भी वो रख के उससे क्या होगा भाई, अगर अपन ने रख के, अच्छा दोनों पे, हाँ ये बात सही कह रहे हो आप। हाँ तो ऐसे कर लो, 70/3 5/3 दोनों इक्वेशंस में रख के देख लें, हाँ सही बात है। तो रख के देखेंगे तो, लेकिन एग्जाम में पता है ऐसे पॉइंट्स को तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है, मजबूरी हमारी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन वाले तरीके से ऐसे कोई मतलब डिस्प्यूटेड पॉइंट आ जाए तो आपको सॉल्व करना है ना। वैसे आप रख के भी देख सकते हो, रख के देखूंगा, देखो 70/3 रखूं मैं इसमें, तो 3 से 3 कट गया, 70 बच गया, और 5/3 कटूं तो 3 2 6, 5 3 15, 70 और 15 80 नहीं होता है, गलत है हमारा अंदाजा। ठीक है ना, तो इससे अच्छा सॉल्व ही कर लो। चलो भाई सॉल्व करते हैं, तो 3x + 6y और 4x + 3y, इधर लिख देता हूं, देखो 3x + 6y = 80, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 4x + 3y, तो इसको दुगना कर दूं मैं, 4x + 3y को दुगना करके लिख रहा हूं सीधे ही, है ना। तो क्या हो जाएगा, 8x + 6y = 200। ठीक है, इसमें से इसको घटा दो, तो 8x - 3x 5x, वो कट गया, 200 में से 80 गया तो 120। डन। सो x की वैल्यू बोलो, 5 4 जा 5 2 जा 10, 24 आ रहा है ना। तो 24 यानी कि 24 का 3 गुना कितना होता है, 72/3 था वो, 70/3 लिखा है ना अपन ने, देखो थोड़ा सा फर्क आ गया ना, अपन ने लिखा 70/3, एक्चुअली वो क्या है 72/3। ठीक है, तो x आ गया 100, अब इधर पुटअप कर दो, तो x आ गया 24, 24 3 जा 72 प्लस 6y = 80, तो 6y की वैल्यू हो गई 80 - 72 यानी कि 8। तो y की वैल्यू बोलो, 8/6 यानी कि
4/3, हमने 5/3 लगाया तो थोड़ा बहुत अंदाजा सही है, 5/3 है और 72 सही कर दूंगा उसको मैं। सो यहाँ पे लिख भी दो कि एक्स कोमा वाई क्या निकला, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स क्या निकला, 24 को क्या लिख सकते हो आप, 72/3, उसकी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो, और नहीं तो फिर पूरा पूरा ही डाल दो बोले, कोई दिक्कत नहीं, 24 कॉमा, क्योंकि आपको कॉर्नर पॉइंट चेक करने तो आप 24 रखना ना, आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, और इसको लिख दो 4/3, 24, 4/3, डन, सही कर दें, पूरा ही गया, दिस इज द प्रॉब्लम। अब पूरा ही जा रहा है, आप मान लेना कि नहीं गया है ना ठीक है, सो इट इज 24, 24, 4/3, डन, थोड़ा सा सेट कर देता हूँ ना, डन। चलो जी, अब क्या करना है आपको, कॉर्नर पॉइंट्स पे, इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू निकालनी है जेड की। अब इधर इस वाली शीट पे तो बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं उसको, 3 पेजेस हो गए इसके ना अभी तक के। चलो तो कॉर्नर पॉइंट्स पे निकालते हैं हम जेड, यहाँ पे तो कॉर्नर पॉइंट्स, फिर जेड की वैल्यू क्या थी बताना, याद है, उसको तो देखा ही नहीं अभी तक, 4x + 6y, 4x + 6y, ये निकालनी है आपको, बोलो, बोलते जाओ, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ए क्या है, 0,100/3, और बी क्या है, बी है अभी अभी निकाला ना हमने 24, 4/3, और सी क्या है 80/3, 0। चलो निकालते हैं z की वैल्यू, तो z इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये तो 0 हो गया, 100/3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 200, यस वेरी गुड, z की वैल्यू 200 आई यहाँ से, यहाँ आओ, 24 4 जा होता है 96, है ना, और 4/3 से काटेंगे तो 3 2 जा 12, 4 3 जा, हाँ 4 2 जा 8, 96 और 8 104, यहाँ वहां पे वो क्वांटिटी 0 हो गई, 80/3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, कितना आ रहा है 84 जा 320/3, 320/3 को मैं लिख सकता हूँ, 3 अंदाजा बताऊं तो 3 1 जा 3, 106.66, देखो अंदाजन लिखना भी जरूरी है क्योंकि इनमें क्लोज कंपटीशन है, 104 और 106, सही किया है, चेक कर लो, 3 6 जा 18 20 20 ठीक है ना। तो अभी तक की गणित से ये पता चला कि मैक्सिमम क्या है ये, और मिनिमम क्या है ये, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि आपको, अच्छा मिनिमाइज करना था कॉस्ट, तो फिर एम को तो उसको लिखो ही मत, जब मिनिमाइज करना है तो जो चीज करनी नहीं है मैक्सिमाइज तो करना ही नहीं है, तो अब आपको एक लीनियर इनइक्वालिटी और बनानी है, वो लीनियर इनइक्वालिटी क्या होगी, क्योंकि सिंस द, हाँ आप क्या लिखोगे, सिंस द feasible region is unbounded, since the feasible region is unbounded, what we'll do, we will make an inequality, है ना, so 4x, we will check the common points of inequality, इनइक्वालिटी क्या बनेगी, 4x + 3y, देखो इनइक्वालिटी क्या बनेगी, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और मिनिमम है ना, तो लेस देन, भाई इससे भी मिनिमम थोड़ी ना है, आपको ये चेक करना है कि 104 से मिनिमम थोड़ी ना है, तो देखो 4x + 6y की वैल्यू तो 104 है, 104 से मिनिमम है या नहीं है, तो आप मिनिमम लगा के, और किससे मिनिमम, 104 से मिनिमम तो नहीं है, तो 104 से भी अगर 4x + 6y की वैल्यू, 4x + 6y की वैल्यू तो है 104, समझ रहे हो, 4x + 6y की वैल्यू 104 है, ये कम से कम है, तो अब आपको चेक करना है कि 4x + 6y की वैल्यू उससे भी कम तो नहीं है, तो उससे भी कम है तो फिर कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर यही है, ठीक है, सो 4x + 6y लेस देन 104, अब आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं तो कर दो, कर पा रहे हो तो कर दो, 2 से काट दो, क्या बनेगा 2x + 3y लेस देन 52, ठीक है, इससे वापस आप इक्वालिटी बनाओगे, है ना, ये तो अभी इनइक्वालिटी बनी है ना, इससे वापस क्या बनाओगे, इक्वालिटी बनाओगे, तो इक्वालिटी क्या बनेगी, 2x + 3y = 52, और फिर उससे इंटरसेप्ट फॉर्म भी तो बनाओगे, ठीक है,
इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ। सो x डिवाइडेड बाय 52/2 क्या होता है 26 प्लस y डिवाइडेड बाय 52/3, ठीक है ना। अब 52/3 सोचना बड़ी मुश्किल काम है, 50 से थोड़ा सा आगे है ना, हल्का सा आगे। और 26 को भी डिवाइडेड बाय 26 का 3 गुना कितना होता है 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 78 बनाया क्या हमारा 78, हाँ 78 बना है, ठीक है। और थोड़ा सा फर्दर प्रोसेस करो तो x डिवाइडेड बाई हो गया 3 6 जा 18, रिमाइंडर 1, 3 2 जा 6 और 1 78/3 प्लस y के नीचे क्या इक्वल टू 1 भी है बेटा, इक्वल टू 1 भी है ना, y डिवाइडेड बाय 52/3 इक्वल टू 1। तो फाइनली आपको इसको प्लॉट करना है और अब ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी क्योंकि लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी एंड डॉटेड फॉर्म में होगी। तो x की वैल्यू तो 78/3 कहाँ आएगी 70 और 80 से 2 कदम पीछे है ना, और y की वैल्यू 52/3 कहाँ आएगी इधर 50 और 60 से 2 कदम ऊपर, इधर 2 कदम पीछे इधर 2 कदम आगे। डन, चलो जी। तो इधर तो 70 और 80 78 था ना, इसके 2 कदम पीछे मान लो यहाँ पे हो गया। चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या था 52/3, 52/3 यानी 50 और 60 के 2 कदम हल्का से यहाँ, और इधर 2 कदम पीछे है तो हल्का सा यहाँ है, ठीक है। अच्छा ये जो आप इनइक्वालिटी बना रहे हो ये उस कॉर्नर पॉइंट से जरूर पास होगी हमेशा, ये उस कॉर्नर पॉइंट से, क्योंकि इस लाइन पर उसकी वैल्यू हमेशा 104 है, तो उस पॉइंट पर भी है जो अपना कॉर्नर पॉइंट, तो उससे जरूर पास होगी। देखो पास हो रही है ना, नहीं हो रही है तो समझ लेना आपकी गलती है, ठीक है। डन, थोड़ा सा आगे ले लो, थोड़ा सा शायद इधर भी आगे ले लो। डन, और इसको इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसको डॉटेड फॉर्म में बनाना है, ठीक है। इसको डॉटेड फॉर्म में कैसे बनाना है, लाइक दिस। कौन सी बनाई थी हमने, ये वाली है ना, ये वाली, ये ऊपर वाली। अच्छा जी, अब अगला काम है कि इसकी वो चेक करना, डायरेक्शन, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन चेक करेंगे तो लेस देन था, तो लेस देन होगा तो जीरो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि जीरो छोटा होता है उनसे, है ना, आप इमेजिन कर पा रहे हो। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली, ये वाली और ये वाली। अब आप खुद सोचो इस कॉर्नर पॉइंट से फीजेबल रीजन उधर उधर है, हमारी ये ग्राफ कॉर्नर पॉइंट से तो छू के जा रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन सेट इधर है, उधर कुछ भी नहीं है। कोई ये भी कह सकता है सर एक कॉर्नर पॉइंट, एक पॉइंट तो आ गया ना कॉमन, बेटा ये स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है तो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स काउंटेड ही नहीं है, तो वो कॉर्नर पॉइंट भी काउंटेड नहीं है, उस पॉइंट को छोड़ के इधर इधर के पॉइंट्स हैं और उधर की साइड वो पॉइंट शामिल है, तो कॉमन पॉइंट नहीं आया, नहीं आया तो ये ही मिनिमम वैल्यू है। समझ गए, ठीक है ना। तो अब लास्ट में क्या लिखूंगा मैं, इतना कर देंगे हम, उसके बाद हम लिखेंगे हेयर द सॉल्यूशन सेट ऑफ the solution set of solution region, not set, solution region of inequality क्या थी, z इक्वल टू, बोलना जरा, 4x प्लस 6y लेस देन 104, यस को छोटा कर दिया था हमने, 2x प्लस 3y लेस देन 52, 2x प्लस 3y लेस देन 52, 2x प्लस 3y लेस देन 52 and the feasible region and the फीजिबल रीजन को बाउंड भी किया जाता है ना, अपन लिखते नहीं है हालांकि, ए ओ बी ऐसे ए बी सी माना था अपने, फीजिबल रीजन ए बी सी लिखते हो ना, ए बी सी अनबाउंडेड है ना। हाँ, हैव नो पॉइंट्स इन कॉमन बिटवीन, हैव नो पॉइंट्स इन कॉमन बिटवीन, बस जा रही है, काम है क्या कुछ, आपकी क्लास है, have no points in common between them, so the minimum value of z, minimum value of z इक्वल टू क्या था 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y, नहीं क्या हो गया, ये क्या हो गया अचानक,
थक गया वो भी काम करते करते। तो पूरा हट चुका है भैया। कोई बात नहीं, हम फाइनली पहुंच चुके थे, है ना। वीडियो पॉज करके आप पीछे से नोट कर लेना जो भी है। ठीक है ना। क्या लिखेंगे अपन? सो द मिनिमम वैल्यू, रुको पीछे देखो है क्या, नहीं है। ठीक है। सो द मिनिमम वैल्यू, नहीं, मिनिमम वैल्यू तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का होता है ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, जेड क्या था? 4x + 6y इज, क्या है मिनिमम वैल्यू? 104, 104। ठीक है ना। अकरिंग एट कौन से पॉइंट पे अकर हो रही है वो भी बताना है। अकरिंग एट कॉर्नर पॉइंट बी, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बोलना? 24, 4/3, 24, 4/3 है ना। ठीक है। हेंस, हेंस वी कैन से दैट, क्या था क्वेश्चन? क्या था? ये क्वेश्चन ही भूल गया इतना सब कुछ करते टाइम। बताओ क्वेश्चन क्या था? कि कितने यूनिट्स आपको फूड वन के खरीदने हैं और कितने यूनिट्स, है ना। सो वी कैन से दैट बाय शी शुड बाय 24 units of food one, and 4/3 units of, 1.33 लिख सकते हो, यूनिट्स ऑफ फूड टू। ठीक है ना। टू incur the total cost of rupees, to incur the total minimum cost of rupees 104, of rupees 104 आपकी मिनिमम कॉस्ट। देखो चेक करो आंसर, 104। और अपन ये भी बता दिया कि 24 यूनिट फूड वन के ले लो, 4/3 यूनिट फूड टू के ले लो, उससे मिनिमम मिलेगी। ठीक है, डन। ओके, 96 8। ठीक है, चलिए, सो दैट्स इट। ये हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होता है, करीब करीब चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन अपन फिर भी मिसलेनियस करेंगे कल। मिसलेनियस में कितने क्वेश्चंस हैं, लेट्स प्लान फॉर टुमारो ऑल्सो। तो उस हिसाब से आप माइंडसेट बना के आएंगे, आप भी और मैं भी। और मिसलेनियस में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। कितने हैं? 10। सो कल का रूटीन यही रहेगा, है ना, कि हम सबके इक्वेशंस बनाएंगे, और जिस क्वेश्चन में अपने को एक आध लगेगा कि यार इसको करने की जरूरत है, जैसे आज किया, मतलब आज की तरह आज अपन ने 10 किए तो कल भी 10 कर सकते हैं ना। तो इतनी ही तैयारी के साथ आना, 1-2 घंटे की क्लासेस कल भी हम लेंगे, कल खत्म करेंगे चैप्टर को। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।